नमस्कार, क्रॉस चैट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम लोकेंद्र है। जेलों को लेके हमारे समाज में दो तरह की धारणाएं मिल जाएंगी। पहली धारणा ये है कि जेल जाने वाले लोगों ने हमको आज़ादी दिलाई, जेल जाने वाले लोगों ने साहित्य लिखा, कविताएं लिखी और आपातकाल में कुछ लोग ऐसे थे जो जेल गए और उन्होंने हमारे लोकतंत्र को बचाया। लेकिन एक दूसरी धारणा है कि अपराध करने वाले लोग जेल में जाते हैं, ऐसे लोग जेल में जाते हैं जो समाज से तिरस्कृत हैं और इस काबिल उनको नहीं समझा जाता है कि वो समाज के बीच में रहें, इसलिए उनको जेल भेज दिया जाता है। नेल्सन मंडेला का एक कोट है कि अगर किसी भी राष्ट्र को आंकना है तो उस राष्ट्र की जेलों के भीतर जाके देखो। कोई भी राष्ट्र अपने सबसे ऊंचे नागरिकों के व्यवहार से नहीं बल्कि वो अपने सबसे निचले नागरिकों से किस तरह का व्यवहार कर रहा है उससे मापा जाना चाहिए। आज हम जानना चाहते हैं कि राजस्थान की जेलें कैसे काम करती हैं और इस विषय पे बात करने के लिए आज राजस्थान में जो सबसे मुफीद शख्सियत मौजूद हैं वो हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। आज के मेरे स्पेशल गेस्ट हैं श्याम सुंदर बिस्सा। बिस्सा जी के बारे में खास बात है कि ये पूरे हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी शख्सियत हैं जो जेल सेवा से आईएएस में प्रमोट हुए हैं। इसके अलावा इनसे पहले, इनके बाद में कोई भी शख्सियत जेल सेवा से आईएएस में अभी तक प्रमोट नहीं हो पाई है। बिस्सा जी राजस्थान में जेल सुधारों के लिए जाने जाते हैं। न केवल राजस्थान, हिंदुस्तान में जेल सुधारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें राष्ट्रपति पदक मिला हुआ है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने जेल सुधारों पर अपने सुझाव रखे हैं और बिस्सा जी उन अधिकारियों में से है। मैं एक बात ऑन कैमरा कहना चाहता हूँ कि अगर आपको बिस्सा जी से मिलना है तो एक बहुत सादा सा तरीका है कि आप इनके ऑफिस जाइए। ज़्यादातर संभावना है कि ये ऑफिस में आपको मिल जाए। अगर ये ऑफिस में मौजूद नहीं है तो इनके टेबल पे एक डायरी पड़ी रहती है, आप उसमें अपना नाम दर्ज करिए, अपना नंबर दर्ज करिए और काम बताइए। मज़ेदार बात है कि उसके बाद जब बिस्सा जी डायरी देखते हैं तो वो खुद कॉल कर लेते हैं, खुद आपसे बात कर लेते हैं। तो ये इनका जो सहज व्यक्तित्व है उसकी एक बानगी मैं आपको बता रहा हूँ। बिस्सा जी लंबे समय तक जेल में रहे हैं और राजस्थान की जेलों के बारे में जितनी जानकारी आज बिस्सा जी के पास में है उतनी जानकारियाँ किसी के पास में नहीं है। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने टाइम दिया, आप हमारी स्टूडियो पर आए। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? स्वास्थ्य कैसा है? बिल्कुल ठीक है। और रिसेंटली मैंने सर एक वेब सीरीज देखी है, ब्लैक वारंट। तिहाड़ जेल के एक जेलर साहब थे सुनील गुप्ता और उन्होंने एक किताब लिखी और उस पर वेब सीरीज़ बनी और उनके पॉडकास्ट काफ़ी चर्चित हुए जेलर साहब के और काफ़ी जानकारियाँ मिली। लेकिन सुनील गुप्ता जी की जो किताब है वो तिहाड़ जेल के इर्द गिर्द है। तिहाड़ जेल की कहानी कहती है। बात यह सर कि जैसे तिहाड़ जेल, यरवदा जेल, सेलुलर जेल और इनके साथ में इतिहास जुड़ा हुआ है। हम सेलुलर जेल की बात करते हैं तो सीधे कनेक्ट हो जाते हैं वीर सावरकर से, बटुकेश्वर दत्त से। यरवदा जेल की हम बात करते हैं तो गांधी वहाँ कैदी बन के रहे, नेहरू वहाँ कैदी बन के रहे। सर इन तीनों जेलों से पुरानी जेल है जयपुर की सेंट्रल जेल, फिर जोधपुर की सेंट्रल जेल। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे स्टेट की जेलों की लेगेसी क्या है, जेलों की हिस्ट्री क्या है और हमारे यहाँ जेल कैसे चलती है? देखिए, ये जो जेलों का जो आपने बताया अभी, हाँ जी सर, एक जेलों के बारे में लोगों को की धारणा जिस तरह होनी चाहिए वो क्यों नहीं है, क्योंकि वो जेलों को देख नहीं पाते हैं और सामान्यतः अब तक बहुत रेस्ट्रिक्शंस रहते थे कि आदमी जेल को विजिट करना चाहें तो विजिट क्यों करें, ऐसा नहीं करते थे जी। ऐसा होता था। वास्तव में अगर जेल को अधिक से अधिक लोग विजिट करें और जेल के सिस्टम को देखें जी, और जेल सुपरिटेंडेंसी नहीं बल्कि गवर्नमेंट और जेल का प्रशासन लोगों को जेलों का अवलोकन करवाएं जी। जेलों में एक फैक्ट्री होती है जहाँ पर लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा उत्पादन होता है। जेलों में रूटीन कैसे रहता है, किस तरह से खाना बनता है और एक डिसिप्लिन कैसे रहता है, इसको विजिट लोगों को करना चाहिए जी सर। और जेल जो है ये शब्द आते ही नेगेटिविटी सामने आ जाती है, इविल हाउस हाँ आ जाती है जी। और वास्तव में जेल तो एक कंसेप्चुअल शब्द है। फिलोसॉफिकल अगर कहें तो जेल क्या है, ये तो जीवन अपने आप में एक जेल है। जब होता है तो ये जेल में आ जाते हैं, मेरी आज़ाद रूह को कैदे जिस्म न देना फिर से, लिखा है। वाह सर,
मेरी आज़ाद रूह को, मांगा तो मोक्ष है उसने, पर शायर का मांगने अंदाज ही कुछ अलग होता है। वाह, मेरी आज़ाद रूह को कैदे जिस्म न देना फिर से, वाह, बड़ी मुश्किल से काटी है सजाए ज़िंदगी मैंने। क्या बात है सर, क्या बात है। तो ये तो छोटी जेल है जिसमें कुछ लोग जो पकड़े जाते हैं, जो रखे जाते हैं, असल में हम सब कैद में हैं। नहीं पकड़े जाते हैं, नहीं पकड़े जाते हैं, वो तो बाहर ही रहते हैं। और जो पकड़े जाते हैं, मैं बहुत पूरी शिद्दत के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि हर व्यक्ति जो पकड़ा जाता है, जो ऑफेंडर होता है, वो क्रिमिनल नहीं होता है। वाह। और जो वाकई क्रिमिनल होते हैं वो भी आते हैं जेल में। ये हम नहीं कह सकते क्रिमिनल नहीं आते हैं, बाकायदा प्लान्ड मर्डर करने वाले क्रिमिनल लोग भी आते हैं। बड़े ही इस तरह के ग्रूसम मर्डर वाले भी जेल में आते हैं अपने। लेकिन पकड़े जाते हैं वे भी आ जाते हैं, और नहीं पकड़े जाते वो बाहर हो जाते हैं, उससे बड़े बड़े अपराधी बैठे रहते हैं। तो जेल में जो लोग आते हैं उसके बाद सोचने की बात है कि जो व्यक्ति आया है वो किस कारण से आया है जी, किस रूप में आया है। तो कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए जेल में आने का, जो कि बहुत पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज कृष्णा अय्यर साहब ने प्रोपाउंड किया था ये थ्योरी, और यह व्यक्ति के जहन में होनी चाहिए। पर्सन कम्स टू प्रिजन एज ए पनिशमेंट, नॉट फॉर द पनिशमेंट। वह जेल में सजा के रूप में आता है, न कि सजा के लिए आता है। सजा के लिए मीन्स अच्छा तू इतना बड़ा अपराध करके आया है, अब मैं तेरे को मारूंगा, देखो तो वो सजा के लिए नहीं आया है, सजा के रूप में आया है। सजा जज ने दे दी, अब उसको सजा इतने समय रखना है और उसको ये बताना है कि तूने गलत किया है। तो जेल का जो उद्देश्य है, कारागार का जो उद्देश्य है, और जेल के ऑफिसर का जो मुख्य उद्देश्य है, वो कारागार को संस्कारागार में बदलने का है। वाह सर, कितनी खूबसूरत बात कही आप। ये कारागार संस्कारागार के रूप में कैसे परिवर्तित हो, परिणत हो, उसके लिए उसको स्वयं को समझना होता है कि मैं उनको इस तरह से डील करूं कि जिन कारणों से वो अंदर आया है उसको रिपीट न करे। राजस्थान की जेलें सर इतनी ज़्यादा चर्चित क्यों नहीं है, जबकि इतनी पुरानी जेलें हैं। जयपुर सेंट्रल जेल के बारे में बात करूंगा, आप वहाँ पे सुप्रीडेंट रहे हैं। राजस्थान की सबसे पुरानी जेल 1854 में बनी। सबसे पुरानी नहीं है, बताऊँ आपको मैं यहाँ पे। अच्छा। जयपुर जेल जो वर्तमान है, हाँ, वो बनी है 1899 में, ओके, है ना। 1854 में उसके अंदर जेल तो आपके जो ये है ना, आपका जो पुलिस लाइन हाँ, चांदपुर के पास में वो हुआ करती थी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये जो जेल बनी थी, इसका एक अपना लाइन इसलिए बता दूं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग ये है हाँ, कि 1899 में जब ये जेल बनी थी ना, तो यहाँ पर महाराजा राम सिंह जी हुआ करते थे। राम सिंह जी, और वो बहुत ही एस्थेटिक सेंस के व्यक्ति थे, हाँ, जो खुद फोटोग्राफर भी थे। वो हाँ, फोटोग्राफी उन्होंने लेकर आए, चश्मे हाँ, वाले जो है ना, वो जी जी जी, शौकीन थे। हाँ, तो उन्होंने जब जेल बनाई तो यहाँ पर जो रेजिडेंट थे उनको यहाँ लेकर के आए, हाँ, दिखाने के लिए। तो उन्होंने कहा इवन जेल, अच्छा, द एस्थेटिक सेंस ऑफ जयपुर प्रिंसली स्टेट इज सो, कि जेल का गेट भी इतना सुंदर बनाया है। क्या बात कर रहे हो सर, ये वाह, कमेंट थे उसके, सो एस्थेटिकली साउंड। तो ऐसा गेट केवल दूसरा जो था वो आमेर का गणेश पोल था। अच्छा, आमेर का गणेश अच्छा, पोल, जो अभी जो जयपुर की सेंट्रल जेल है जयपुर उसका और गणेश पोल का गेट एक जैसा था। गणेश पोल के ऊपर भी एक माला है, अच्छा, ठीक है। और ये 3 मंजिला है। अच्छा, इसके ऊपर जो ऊपर जेल सुप्रीडेंट बैठा करते थे, और बीच में जो स्थान है वो आर्मरी है, ओके, आर्मरी है। हाँ। और नंबर 2 मंजिल, तीसरी मंजिल पर जेल सुप्रीडेंट बैठा करते थे, खिड़की से बाहर देखते थे, उधर उधर देखते थे अच्छा, कुछ जमाने में। तो वो जेल जो इतना सुंदर बना हुआ है जेल का गेट, कि उन्होंने कहा जब जेल का गेट इतना सुंदर हो सकता है तो एस्थेटिक सेंस जो है कला प्रेमियों का, ये जयपुर जो है उसका कहना ही क्या है, कि कमेंट दिए थे उन्होंने। जेल क्या वाकई में सुंदर होती है या सुंदर होनी चाहिए, क्या सोचना है नहीं, ये मतलब नहीं है सुंदरता का, वो तो उसके एस्थेटिक सेंस की बात थी। हाँ, सुंदर होनी चाहिए वो अलग बात है। हाँ, वो अंदर क्या होना चाहिए,
इसका जवाब अलग है, बता दूंगा मैं आपको अंदर क्या होना चाहिए बता दो। अच्छा, जोधपुर सेंट्रल जेल का बताइए सर। हाँ जोधपुर सेंट्रल जेल हाँ 1874 में बनी। जोधपुर सेंट्रल जेल जो है, पहले जहाँ पर फैक्ट्री है, जो अभी प्रेस चलता है, वो पहले जेल हुआ करती थी। वो नाथों का डेरा था। अच्छा नाथों का डेरा था, वो नाथों का डेरा में जेल थी। अच्छा। और जब नई जेल जब बनी, हाँ ये नई जेल जब बनी तो नाथों का डेरा को परिवर्तित कर दी गई उसमें, आपके इसमें फैक्ट्री में। हाँ। उससे पुरानी जो जेल थी 1800 समथिंग 54 में बता वो बीकानेर की जेल थी, अच्छा। जो नहीं बन गई। और उतनी ही पुरानी अजमेर की जेल थी। ये सब जेलें जो है ना, बीकानेर अजमेर जेलों के बाद बने हैं। तो सबसे पुरानी अजमेर जेल बीकानेर जेल थी, जो 1850s के आसपास बन गई थी। हाँ। वो उसको डिसमेंटल कर दिया गया अब। हाँ। तो फिर अजमेर जेल थी। अजमेर जेल जो प्रेसिडेंट रियासत में थे, रियासत की नहीं थी, अजमेर जेल की थी जो ब्रिटिश जेल थी। हाँ। अजमेर जेल ब्रिटिश जेल थी। हाँ। ये रियासतों की जेल थी। हाँ। ठीक है। तो ब्रिटिश जेल उतने सुंदर नहीं बनाई उन्होंने। अच्छा, अंग्रेजों ने सुंदर नहीं बनाया। ओहो। और उससे पहले ब्रिटिश जेल जो बनाई यूपी की तर्ज के ऊपर, भरतपुर की और धौलपुर की, जहाँ बीच में टॉवर बनाया है। अच्छा। और चारों तरफ दिखता है वो। हाँ। फिर ऐसे 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 ऐसे। और जयपुर जेल जो बनी है, जयपुर शहर के नक्शे पर बनी है, 90 के एंगल में। क्या बात है। तो लोग कहते हैं कि सुरक्षा दृष्टि अच्छी नहीं है, पर इन्होंने कहा नहीं, मैं जयपुर जेल जो बनेगी वही लाइन से बनेगी। ये वार्ड ऐसे बनेगा जैसे जयपुर जेल बना है, वो बना है, जब लाइन से जाएगा, कोई बीच में नहीं, वो नहीं आएगा। जौहरी बाजार से अगर आदमी जाता है सीधा वहीं पहुंचेगा, तो इसमें जेल में तो ऐसे बनाई उन्होंने। और वो जो बनाई टॉवर वाली, वो मेरियन जेल जोधपुर ऐसे बनाई है टॉवर वाली, ये टॉवर वाली नहीं बनाई। तो लोग कहते हैं ये क्या बनाई, अजमेर टॉवर वाली बनी है, बीच में टॉवर होता है, उससे सारा दिखता है। तिहाड़ में भी ऐसे बनी है। तो राजा महाराजाओं का जो विजन था जेल को लेके, विजन था, वो ज्यादा अच्छा वो चल रहा है ब्रिटिशर्स के बजाय। बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है। तो बात ये सुरक्षा की दृष्टि से ये भले कुछ भी कहो, लेकिन जयपुर जेल से एस्केप नहीं हुआ दीवार बांध करके आज तक। और जेलों से हुआ आज तक नहीं हुआ। अभी मुझे किसी ने बताया था कि गार्डन की तरफ से किसी ने, अभी पिछले साल की बात है, कि तुमने इतने वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, शायद तोड़ दिया, पर वो पकड़ा गया एक्चुअली उस समय, वो ऐसा कुछ हुआ था, पर आई एम नॉट श्योर कि मतलब वो अलग बात है। खैर चलिए आज तो आगे बढ़िए। ठीक बात है। अच्छा, एक और चीज़ पता चली सर मुझे, जो वेब सीरीज है ब्लैक वारंट, उसमें सर क्या होता है कि एक कैदी सांप को मार देता है। हाँ। तो दो कैदी उस चीज़ के लिए लड़ते हैं, क्रेडिट लेने के लिए कि सांप को किसने मारा है। हाँ। और वो इसलिए लड़ते हैं कि तिहाड़ जेल में ऐसा नियम था कि जो सांप मार देगा उसको 15 दिन की सज़ा माफ़ हो जाएगी। तो मैं सर इसको अब तक समझ नहीं पाया हूँ कि ऐसे नियम कैसे बनते हैं, क्या सच में ऐसे नियम होते हैं जेल में? आप जेलर रहे हैं तो आपने भी ऐसे नियम बनाए। देखिए, ये तिहाड़ जेल का नियम नहीं है ये। ओके। ये तो जेल मैनुअल में प्रोविज़न है। भले ही राजस्थान का प्रेजेंट जेल मैनुअल हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे यूपी का हो, महाराष्ट्र को जो जेल मैनुअल में देखे हैं, और चूंकि मैंने जेल मैनुअल को देख करके और प्रिजन एक्ट को देख करके मैंने नया प्रिजन एक्ट बनाया है खुद ही, तो इस ये प्रोविज़न होता है जेल में। एक होता है कि जेल प्रशासन में योगदान, ठीक है, जेल प्रशासन को स्मूथ रनिंग में योगदान, ठीक है। तो स्मूथ रनिंग में योगदान के एक एनालिस्ट किया हुआ है। ये जो कार्य है, ये कार्य अगर करें तो उससे मतलब हेल्प दी उन्होंने स्मूथ रनिंग में, यानी कि जेल प्रशासन में कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, उसके लिए उन्होंने सहयोग दिया। ठीक है। तो सहयोग के लिए उनको सज़ा में छूट मिलती है। ऐसे ही जो जेल सेवा में काम करते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, लंगर में काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं, वो जेल सेवा कहलाती है। उनको सज़ा में छूट मिलती है। हाँ। तो ये सज़ा की छूट जो है, अच्छा, ये जो 15 दिन की छूट जो है, ये उस छूट के स्पेशल रेमिशन बोलते हैं इसको। ओके। ये रूटीन जो रेमिशन होता है वो होता है 2 दिन गुड वर्क का, 2 दिन गुड कंडक्ट का, ठीक है, वो अलग होता है। लेकिन ये उसके अतिरिक्त होता है। शोले फिल्म देखी होगी आपने? इसमें शोले फिल्म देखी आपने, गब्बर सिंह वाली? शोले देखी है ना? शोले। हाँ, उसमें असरानी का एक डायलॉग है, हाँ, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। मेरा कहने का मतलब है कि फिल्मों में या फिर मैंने कई नेताओं की जेल डायरियाँ पढ़ी हैं, उसमें सर जेलर को एक ऐसा आदमी दिखाया गया है कि जैसे वो कोड़े मार रहा है, कैदियों से चक्की पिसवाता है। कहने का मतलब जेलर की एक क्रूर इमेज समाज के सामने है। जेलर को कभी अच्छा नहीं दिखाया गया। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, उससे पहले देखा कि आप बड़े ज़हीन आदमी लगे सर, बहुत
शालीन भाषा में बात करते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और आप जेलर भी रहे हैं, तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट मामला लग रहा है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ बेसिकली जेलर होता कैसा है? फिल्मों में जो दिखाया गया है वैसा जेलर होता है, या फिर जेल डायरियों से हमने जो पढ़ा है वैसा जेलर होता है? कैसा होना चाहिए जेलर को, और जेलर असल में कैसा होता है? देखो, फिल्मों में क्या समाज वो दिखाया जाता है जो समाज होता है? नो। फिल्मों में क्या कोर्ट वो दिखाया जाता है जो कोर्ट होता है? नो। फिल्मों में जब पुलिस वो दिखाई जाती है जो पुलिस होती है? नो। ओके। फिल्म में सेलेबल हो, फिल्म में एक कॉमर्शियल बात है, तो फिल्म उस अंदाज में बनती है कि उसके अंदर ऐसी चटकारे की बातें हो, ऐसा कुछ हो कि लोग ज़्यादा देखें, उसका ये होता है। अब सामाजिक रूप से जो बातें होती है, ओरिजिनल समाज की बात अगर बताते हैं तो वो फिल्म बिकती नहीं है जी। वो जो उसको समसामयिक फिल्में जिनको बोलते हैं ना, वो बिकती नहीं है। हाँ। तो उसको क्या नाटकीकरण जो करना चाहता ना, वो किया जाता है जी। तो जो समाज के और जो अंग हैं उनका जैसे किया जाता है वह जेल का किया जाता है। और जेल के से जेलर के इमेज के पीछे कारण ये है, मूल कारण ये है, बड़ी एक संकटपूर्ण स्थिति है जेल के ऑफिसर्स के साथ में। अगर वो बहुत ज़्यादा क्रूर है जैसा दिखाया जाता है, तो उनको कह दिया, किसी कैदी के साथ में अगर कोई मारपीट होती है, अरे यार बेचारे को मार दिया, अरे यार क्या क्रूर दे, क्या ऐसे हथियारों से पला पड़ा, मार दिया। और अगर कोई सॉफ्ट व्यवहार करता है तो यार जेल है आखिर भाई, जेल है, ये कैदी है, उनके साथ सॉफ्ट व्यवहार करते हो, ये कैसे कर सकते हैं? ये जेल रही नहीं आजकल। मतलब जेल का ऑफिसर अगर उनसे कुछ विनम्र व्यवहार करता है तो भी उसके ऊपर तो आरोप ही लगता है, अरे ये तो ऐसे ही होगा, ये क्या जेल करेंगे। क्या लगता है आपको सर, विनम्र व्यवहार किया जाना चाहिए या नहीं किया? और अगर वो करता है तो कहा जाता है, अरे यार डंडे वंडे मारो उसको, देखो जब मालूम पड़ना चाहिए जेल क्या होती है, ये भी कहा जाता है। और ये भी कहा, अरे भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जिसके यहाँ चोरी होती है ना, वो कहते हैं, अरे 2-4 लगा के बताओ यार उसने कैसे गड़बड़ करी उसने, नहीं होती कहते ऐसे बेचारे को मार दिया। दोनों बातें। इमेज के पीछे कारण क्या है कि ये जो जेलें हैं, जो लीगेसी है, अंग्रेज़ों से पहले जो जेलें थी उसकी बात अलग होती थी। उसमें मतलब उसको डिटेंशन रखा जाता था, सज़ा होने पर उसको फिर सज़ा के रूप में और काम दे दिया जाता था, या तो सूली पर चढ़ा दिया जाता था या और काम दे दिया जाता था। बहुत समय तक रोके रखे जाने का सिस्टम नहीं था। ये अंग्रेज़ों के ज़माने में जो बहुत ज़्यादा रखने जाने का सिस्टम हुआ, उसमें क्या होता था, किनको रखा गया, किनको रखा। प्रश्न ये है कि जिन्होंने अपराध किया उनको तो रखा ही गया, और उन लोगों को रखा गया जो अंग्रेजों के विरुद्ध थे। समझिए उस बात को, विरुद्ध थे। तो उनके मस्तिष्क में यह था कि उनको ऐसा सजाएं दी जाए, ऐसा प्रताड़ना दी, ऐसा प्रताड़ना किया जाए, इतना परेशान किया जाए कि वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर दें। आप देखा होगा जो फिल्में काला पानी से फिल्म देखें या वीर सावरकर फिल्म देखें और अंडमान वाली जेल देखें तो उनको कैसे कैसे सजा दी, भगत सिंह वाली फिल्म देखें तो क्या सजाएं कह दी। वो उनको ऐसे परेशान किया जाता था कि वह वो बात कहने को राजी हो जाएं जो बात वो कहलवाना चाहते हैं। ठीक है। तो उसके लिए वो चाहते थे कि जेल के ऑफिसर ऐसे हों और उनसे करवाया जाता था, और वो करते थे ताकि उनके गुड बुक्स में आ सकें वो। अजमेर जेल में मैं था तो मुझे किसी ने कहा कि साहब आजकल तो हम आपके यहाँ मिलने जुलने आ जाते थे, मेरे पिताजी अभी हैं जो अभी 80s में है, उस समय की बात है, मैं बात कर रहा हूँ 90s की, अभी 80s में है सर। वो कहते हैं हम इस सड़क से सामने निकला नहीं करते थे, क्योंकि शाम को जब जेल से कैदी छूटते थे तो अरे मारे रे, अरे मारे रे, अरे मर गयो रे, मर गयो रे करते, क्योंकि उसको ताकि जैसे कपड़े उसके वो फेंक करके डंडे मार मार के नंगे ऐसे आधे नंगे करके बाहर फेंकते थे उसको, मारो जाओ यहाँ से, ताकि सबको मालूम पड़े कि जेल क्या होती है। दिखाने के लिए उनको पूरे कपड़े पहनने नहीं देते थे। वो ऐसे निकलते थे लोग 10-10, 20-20 लोग, तो लोग इधर से गुजरना पसंद नहीं करते थे शाम के समय। तो ये ऐसा करने वाला जेलर को मेडल मिलते थे, तो इसीलिए जेलर की इमेज ऐसी हो गई थी। लेकिन वास्तव में यह बात जो है यह उस कालखंड के साथ ही समाप्त हो गई, और उस कालखंड के पश्चात जेलें मैंने जैसे बताया आपको संस्कारागार की ओर अवतरित हो रही है,
प्रवर्तित हो रही है। और उसका बहुत बड़े उदाहरण हमने उसको ऐसे लोगों को जेल में सैकड़ों लोग जी, सैकड़ों लोग जो मैट्रिक का पास करके भी नहीं आए थे, वो डबल पोस्ट ग्रेजुएशन होकर के जेल से निकले हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं। जेल में बैंड सिखाया जाता है, जेल में काम सिखाया जाता है, जेल में फैक्ट्री के अंदर वो सारे काम सिखाए जाते हैं जिसमें कंप्यूटर सिखाए जाते कुछ हैं, ऐसे जिसमें एग्जाम्पल ITIs हैं, ये सारे हैं जेल कुछ में। ऐसे एग्जाम्पल बताइए सर कि आपके पास कोई कैदी रहा हो, वो कुछ जेल से सीख के बाहर निकला हो, बहुत फिर आपको मिल गया हो बाद में। लॉन्ग लिस्ट है, इतनी बड़ी लिस्ट है, नामजद याद है मुझे, नामजद याद है, एक दो नाम बताइए देना सर। ठीक नहीं है, नामजद याद बिना है। नाम के जो बता दीजिए, बिना होटल नाम के मैनेजर हैं इस समय, जो MA करने के बाद में जो सेलेक्ट होकर के स्टेट सर्विसेज में सेलेक्ट हो गए, राज्य सेवा में सेलेक्ट हो गए, उसके बाद में अपनी अपनी बैंड मास्टर हैं, बैंड की चलाते हैं खुद का, खुद की स्कूल चलाते हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे समर्थ एडवोकेट हैं, वो अभी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारा। और आपकी जो प्रॉपर्टीज है ना, ये इसको डील करने वाले, इसमें 10-5 तो यहीं पर हैं, जो ये बहुत बहुत आप अनुमान नहीं लगा सकते कि व्हाट दे आर डूइंग फॉर दिस एक्चुअली। जैसे सर ऐसे बताइए, जैसे कि नाम मत लीजिए, आप कैदी का नाम मत लीजिए, आप ऐसे बताइए कि मैं एक बार वहाँ पे कहीं गया, कोई कैदी मेरे को मिला और फिर ये एक्सपीरियंस हुआ। कई बार मिले, बताइए सर एक दो। बहुत बार मिले। मैं किसी होटल में ठहर रहा था, जो होटल क्या, वो तो मतलब किसी व्यक्ति की शादी के बारे में बुक की थी, तो वहाँ पर मैंने देखा, तो वहाँ जो मैनेजर थे उसने पहले मेरे पास आकर के पैर छुए, ये कोटा की बात है, पैर छुए, उसने कहा कि सर अरे मैंने तुम्हारे तो बाल सफ़ेद हो गए तेरे, सर आपके भी तो हो गए। अरे भाई तुम यहाँ, मैंने कहा सर मैं वहाँ से पढ़ा था, उसके बाद में मैंने बाहर निकल के MBA किया था सर, उसके बाद में मैं ये हूँ। ये उसके बाद में ये हमने कोऑपरेटिव सर्विस में जेल से एग्ज़ाम दे करके व्यक्ति पास में आए हैं, ऐसे व्यक्ति हमारे पास में हैं। ऐसे अभी जो जेल में किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, जेल में रह करके जिन्होंने जेल का आटा गूंदने की मशीनें बनाई, जेल में ये फैक्ट्री में आपके मसाला पीसने की मशीनें बनाई, जेल के अंदर जिन्होंने ITI सीखा, वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। जेल में एक ओपन कैंप सिस्टम होता है, राजस्थान पायोनियर है उसके अंदर, ओपन कैंप, ओपन जेल, जहाँ पर ओपन जेल में रखा जाता है। तो ओपन जेल में जो है, ओपन जेल में जो कैदी रह रहे हैं उनके खुद के अपने प्रिंटिंग की फैक्ट्री है, खुद के हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं वो, और वहाँ पर परिवार के साथ रहते हैं, और वहाँ पर अभी कम से कम 300 से ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पर। सांगानेर ओपन जेल, एग्जैक्ट नंबर मैं नहीं कह सकता, अभी 300-350 लोग वहाँ पर अपने बच्चों के साथ रहते हैं अपने, और अपनी खुद का प्रिंटिंग हाउस चलाते हैं, उसमें वहाँ पर अपने ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं। आप अभी कोई टैक्सी लेकर के जाना, कोई अपने उबेर लेके जाना, कोई आपको शायद मालूम नहीं पड़ेगा उबेर टैक्सी चलाने वाला हमारा ओपन कैंप का कैदी है, खुद के उबेर चलाते हैं वे, खुद की टैक्सी है। हाँ, शाम को रात को उनको घर में वहाँ पर जेल में वहाँ पर आना पड़ता है, नाइट होल्ड उनको ओपन जेल करना पड़ता है। ये तो सर आप अच्छे उदाहरण बता रहे हैं सारे। फाइनली थे तो आप जेलर तो पट्टे भी लगाता है, कोड़े भी लगाता है। हाँ, तो आपने कोड़े तो लगाए होंगे सर? देखिए, कोड़े लगाने की सजा खत्म हो गई अब, पट्टे, लेकिन हाँ, लेकिन एक बात बता दूँ, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मैंने किसी कैदी को नहीं मारा, ज़रूर मारा है, ज़रूर ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा होता है। लेकिन वो व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा बदमाश होता है जेल में, उसको एक करेक्शनल थप्पड़ मारना और लोगों को एक उदाहरण देना है कि इसके भी लग सकती है। मेरा उद्देश्य ये रहता था कि उस जगह पर जो लोग खड़े हैं उसमें सबसे अधिक बदमाश कौन है, और बदमाश इसलिए नहीं बाहर क्या करके आया है, सुनिए, बाहर क्या करके आया ये कोर्ट तय करेगा, पक्का सिद्धांत था हमारा। पर बाहर गड़बड़ करके आया है तो अंदर भी अपनी दादागिरी करने की कोशिश कर रहा है, तो जो कुछ करके आया उसका कोर्ट निर्णय करेगा। यहाँ कुछ करेगा उसको निर्णय मैं करूँगा, ध्यान रखना, यहाँ अगर गड़बड़ करी तो उसको तू बचेगा नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को मेरी ओर से दंड दिया गया है, जो ऐसा दंड जो कि मैनुअल की संज्ञा में नहीं आता, थप्पड़ मारने का दंड संज्ञा में नहीं आता,
लेकिन इमीडिएट कार्रवाई के लिए वो करना हो जाता है कई बार। वो करते हैं तो लोगों को समझ में आता है कि 4 दिन का रेमिशन काटने के बजाय ये थप्पड़ मारा या मुर्गा बना उससे काम चल गया, तो रेमिशन नहीं कटा उसका, वो समझ में आ जाता है। थप्पड़ तक बात नहीं होती। मैंने तो ये सुना है कि जेल में एक पट्टा होता है। नहीं, वो नहीं हो, वो बेकार की बातें हैं, उसको लेना देना कुछ भी नहीं उसका। हाँ। वो कुछ नहीं होता। हाँ, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जेल में कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाँ। जो लोग उन लोगों को जो सरल होते हैं, हाँ। उनके साथ अपने धौंस बताने के लिए उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं। हाँ। उनको ठीक करने का काम एक जेलर का है, जेल सुपरिटेंडेंट का है कि वो उनको न कर पाएँ। हाँ। तो जब वो लोग खुश फील करते हैं कि सारी बदमाशी हमारे साथ नहीं कर सकेंगे, करेंगे, तो इनके ऊपर कोई बैठा है, इनके ऊपर भी कोई बैठा है, वरना अपील किसको करें, है ना। वरना ये होगा, बने अहले हवस मुद्दे भी मुंसिफ भी, किसको अपील करें, किससे मुस्बित चाहें, तो मुस्बित किससे चाहेंगे वो। अगर वो बदमाशी करने वाला व्यक्ति जो है उसको हम यूज़ करेंगे, अगर जेल का ऑफिसर कहे कि तू जा, जो करना है सो कर, ठीक है, तू जो करेगा, जो बाहर करता था वो कर, गुंडागर्दी यहाँ पर, और जो कुछ करेगा मेरा भी हिस्सा, तो कहेगा आप और हम बराबर, फिर फर्क क्या है। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए जेल में जो ऑफिसर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जेल के सामान्य लोगों को परेशान नहीं होने दें। और जेल में 10% लोगों को कंट्रोल कर लो आप, 10% को, तो पूरी जेल कंट्रोल हो जाती है। वो 10% ऐसे होते हैं, बाकी लोग तो अपराध हो जाता है वाले हैं, अपराध किया होता है वाले दूसरे होते हैं। ठीक बात है। आपने जो ब्लैक वारंट की बात करी अभी, जी। मैं बता दूं, वारंट ब्लैक नहीं होता, लेयल वारंट होता है। अच्छा। जो ब्लैक वारंट कहते हैं इसको, हाँ। जो फांसी का वारंट जो होता है, हाँ। वो ब्लैक नहीं होता, वो लाल होता है। ओके। एक ही वारंट इश्यू होता है जो लाल अक्षरों में रेड प्रिंट होता है, वो फांसी का होता है। ठीक है। जो ब्लैक वारंट बोलते हैं उसको। और जहाँ तक फांसी का उसका सवाल है, मैं चूँकि जयपुर जेल में बहुत रहा हूँ, जो शंकरिया कनपटी मार जो था 72 मर्डर वाला, तो उस समय मैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट था, उसको भी मुझे विटनेस करना पड़ा एज ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट। एंड उसके बाद भी जेल में 4 जो फांसियाँ मुझे एग्जीक्यूट करनी पड़ी, 3 फांसियाँ एग्जीक्यूट करनी पड़ी, वो सबसे ज़्यादा है। 97 के बाद फांसी हुई नहीं, तो मैं ज़्यादा रहा जयपुर जेल पर, तो मुझे वो एग्जीक्यूट करना पड़ा अनफॉर्चुनेटली। व्हाट कैन डू, स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, मैं स्वधर्म निधनम श्रेय, तो करना ही पड़ा मुझे। तो मैं सर थोड़ी इस पे हैंगिंग पे डिटेलिंग में बात करूंगा। हाँ। ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन फांसी होनी होती है वो जेल का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। सबसे जिसको कहते हैं ना कि एकदम चौकन्ना रहना होता है जिस दिन फांसी होनी होती है। और आपने 3 फांसियाँ करवाई हैं सर? 4 फांसियाँ जयपुर सेंट्रल जेल में। कनपटी मार शंकरिया, हाँ, ये बड़ा चर्चित केस था। तो एक बार बताइए सर, मतलब इसे जेल का सबसे बड़ा इम्तिहान क्यों कहा जाता है? जेल प्रशासन के सामने क्या चैलेंज होते हैं और ये कैसे पूरा प्रोसेस होता है? देखो, ऐसा है, मैं अब बता दूं कि मैं इन्हें कहूँगा कि उन्होंने नहीं किया। जो ये लोग कहते हैं ना जेल में बेचारे चले जाते हैं, जो सजा होकर आते हैं ना, सजा होके आ गए कोर्ट से, फिर भी उन्होंने नहीं किया था, सजा हो गई, ऐसी संख्या तो मैं सोचता हूँ 1% भी बहुत ज़्यादा होगा। मेरा कहना नहीं होता ऐसा जी। अंडर ट्रायल में तो होता है ऐसा, लेकिन सजा याफ्ता में ऐसा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होता है। और फांसी वाले में तो नहीं होता, कभी ऐसा नहीं होता। फांसी होगी बेचारे को और फांसी उसने नहीं किया, नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि मैं फिर कहता हूँ, उदाहरण बताता हूँ, शंकरिया कनपटी मार को फांसी हुई, 72 मर्डर उसने किए। 72 हाँ, ऐसा कहा जाता है। 72 उसके नाम पर चढ़े हैं, कितने किए नहीं किए। तो आपका तो कैदी था, मैं बता दूँ उसके बारे में। अब आपको सुन के आश्चर्य होगा, वो अनपढ़ आया था जेल में, अंगूठा लगाए हुए, कनपटी मार शंकरिया। हाँ। अच्छा। और जब गया था ना फांसी के समय, धर्मयोग और कादम्बरी पढ़ लेता था। अच्छा। फांसी के सेल में बैठे बैठे सीख गया था, इतने वर्ष तक रहा। एक बात। दूसरी बात, जब वो एक आपके विजय तेंदुलकर, एक घासीराम कोतवाल उपन्यास लिखा है, सखाराम बाइंडर लिखा है, बहुत बड़े गुजर गए, नाटक लिखते थे, साहित्यकार थे, उनसे मिलने आए उससे, कनपटी मार से। कनमार से।
विजय तेंदुलकर मिलने आए? स्पेशल मुलाकात कराई। अच्छा। वो स्टोरी करना चाहते थे, तो उसको उन्होंने पूछा हाँ कि तुम ये बताओ तुमने ये क्यों किया। हाँ तो हंसा जोर जोर से, अरे आप इतने बड़े आदमी हो, मुझे पूछते हो क्यों किया? आदमी कुछ करता है क्या? वो करता है। वो देख के चौंक, अरे क्या कह रहा है, मुझसे पूछ रहे हो क्यों किया, आप कर सकते हो क्या? उन्होंने कहा कि क्या जवाब दिया उसने, वो विजय तेंदुलकर। सोच के दंग रह गया। तो मुझे प्लॉट मिल गया कहानी का, बट ये आदमी बड़ा जोरदार है। और हमने जब उसको पूछा, फांसी हो रही थी उस समय, तो उसने अपना संदेश दिया, रिकॉर्डेड है। संदेश ये है, गया तब भगवान शंकर की जय, सत श्री अकाल बोलता हो गया। तो बोला कि मैं क्या बताऊं। मैंने कहा कि तुमने जो मर्डर किया, उसने क्या है कि उसकी एक लड़की को वह लेके गया था कर्णपुर से, वहाँ गंगानगर भगा के ले गया था। वापस आया तो उसके लड़की के माँ बाप ने चोरी का केस लगा दिया। तो उसने मारा, उनको मारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा मेरे पास दुखी थे, मुझे चोरी का केस क्यों लगा, चोर क्यों बनाया मेरे को, मुझे भगा ले जाने का केस लगा देते को। माँ चोरी को भगा ले गया मैं, क्या दिक्कत थी। तो विद्या नाम की छोरी थी वो, जो भी थी, हाँ। गुजर गई अब। तो मैंने कहा अब तेरे मिल जाए तो, हाँ। वो तो ऐसे मेरे बिना मर गई होगी। अरे वाह। और अंत में क्या कहता, अंतिम संदेश रिकॉर्ड किया हमने, उस समय कैसेट हुआ करते थे, प्रेम दो और प्रेम लो, ताकि फिर कोई संकर पैदा ना हो। वाह। अब देखिए आप, मर्डर तो किया उसने, किए थे उसने, मैंने किए, मैंने मर्डर, मैंने किए मर्डर, कितने तो पुलिस ने लगा दिए मेरे खिलाफ, इनको मैंने मारा था, उनको मैंने मारा था, उनको मैंने मारा था, लेकिन प्रेम दो और प्रेम लो ताकि कोई संकरिया पैदा ना हो। तो फांसी के जो लोग होते हैं, मैं दूसरे बता दूं, जेल में जो आजीवन कारावास के बंदी होते हैं, हाँ। वो सबसे अधिक डिसिप्लिन्ड बंदी होते हैं। मर्डर वाले बंदी खासतौर से, मर्डर किया ही नहीं जाता, किए वाले तो बहुत होते हैं, पर हो जाता भी होते हैं। मर्डर हो जाता है, चीटिंग किया जाता है, चीटिंग किया जाता है। अच्छा। अभी रंगाबिला जैसी बात छोड़ दो, जो वाकायदा ग्रुसम मर्डर करते हैं, वाकत पर्दों में काटते हैं, ये सिर्फ टुकड़ों में काटते हैं, तो वो होता है, वो तो मान लिया। लेकिन कई ऐसे होते हैं जो हो जाता है। एक आदिवासी लड़का 18 साल, बता दी उसकी उम्र को, क्या मेरी कम थी। अब मैं अजीब सी बात कह रहा हूँ जो वैसी आम रूप से कहनी चाहिए, नहीं कहनी चाहिए जी। उसने अपने पिता को और अपनी पत्नी को मारा। वो अपनी कुल्हाड़ी हाथ में थी और आया और झोंपड़ी में घुसा, अपनी वाइफ को देखा, इतनी छोटी उम्र की थी, और बाप को देखा, जिस रूप में देखा कुल्हाड़ी से वार किया, बाप मर गया और मर गई, मार दिया, टुकड़े बारता रहा, सजा फांसी की हुई। फांसी बाद में कन्वर्ट हो गई उसकी। कौन नहीं मारेगा, कौन नहीं मारेगा बाप को, पत्नी को, कौन नहीं मारेगा, नहीं मारेगा। वो कहते हैं वो आदिवासी मर्द नहीं था, ऐसे बोलते लोग उसको। तो ऐसे स्थितियों में वो सामान्य व्यक्ति था, उसने ऐसा किया। मैं एक घटना बताता हूँ आपको जी। आप उसको क्या कहोगे, उस व्यक्ति को मर्डर कहोगे या क्या कहोगे? मैं नाम बता देता हूँ उसका। तो भैरव सिंह नाम का आदमी था, फांसी हुई थी ना? फांसी हुई थी उसको जी। और 5 मर्डर थे उसके। 5 मर्डर, गर्भवती पत्नी और 3 बच्चे का मर्डर किया था उसने। हाँ एग्जैक्टली। और उस व्यक्ति को जब फांसी की सजा हुई, मैं शॉर्ट में कह देता हूँ आपको, जब वो सो रही थी तो मेरे जेलर साहब थे, तो उनको पारिक जी थे शायद, है ना। तो शाम रात को क्या है, उसने 2-3 बजे तक, 3 बजे आकर के पूछा, उस जल्लाद ने आकर के पूछा कि साहब एक बात बताओ कि उसने हाँ बोल दी कि नहीं बोल दी। तो हमने कहा कि जल्लाद को क्या लेना देना, हाँ बोली कि नहीं बोली। जल्लाद का तो बोलता है जल्लाद कि इसका दिल पर बड़ा बोझ रहता है, कोर्ट ने सज़ा दे दी पर उसे मुंह से हाँ बोल देना तो मेरे को फांसी लगाने में थोड़ा मन ठीक रहेगा, कम हो जाता है। जल्लाद का मन, तेरे को क्या लेना देना है, हाँ बोली नहीं बोली, तेरा काम ये है, तू पर तेरे को लीवर खींचना है खींच देना तू,
ये बेकार की बातें क्यों करता है, हम डांट करके उसको वापस भेजा, उसको हमने उसके अंदर, पर नहीं साहब हाँ बोले तो बता देना, वरना मेरे दिल पर बोझ रहेगा मेरे कि हम गलत फांसी दे दी। तो मैंने कहा भी इससे हाँ करना ज़रूरी है, अब तो हाँ कह के नहीं है, वो कह रहा मैंने किया नहीं। आखिर जब मैंने उसको लास्ट में जब उसके हाथ पैर बांध रहे थे 4 बजे 5 फांसी होनी थी, तब मैंने उसको जब पूछा, मेरे को भैरव सिंह एक लाइन बता दे, मैं तेरे को घटना नहीं पूछूंगा, एक लाइन बोल दे हाँ या ना, हाँ या ना, इतना सा बोल दे बस। मैंने उसको गीता सुनाई, मैं उसको दही खिलाया और कहा देखो अब तुम जा रहा है, हम भी कभी जाएंगे, हम भी आएंगे कभी, क्या बात है, एक लाइन हाँ ना बोल दे बस। तू तो बस ना बोले तो सर ना बोलूँ तो क्या आप माफ़ कर दोगे, ना नो होना ही है। तो जैसे उसने कहा तो पैर बंधे हाथ बंधे हुए उसने मेरे अपने सिर को ऐसे टिकाया और बोला कि आप ब्राह्मण देवता हैं, मैं हड़ा वंश में पैदा हुआ हूँ। तो बात पे जो बोला उसने बता रहा हूँ मैं आपको। अब मैं आपकी झूठ नहीं बोल सकता, हाँ मैंने किया, घर उजाड़ दिया, मारना सरपंच को था, घर उजाड़ दिया। अब के लिए इस बात के लिए कि मेरी पत्नी को वो उसने पंचायत में कोऑप्टेड मेंबर क्यों बनाया, पंचायत में जब मेरी पत्नी को क्यों लिया उसने मेंबर क्यों बनाया, मेरी वाइफ को क्यों बनाया, और शंका हो गई कि ये बच्चा किसका है बता। तो औरत ने बोल दिया कि हाँ है, बस ऐसा बोल दिया, और उसने मारा, सोते हुए 3 बच्चों को मार दिया और वाइफ को मार दिया, 2 टुकड़े करके और तलवार लेकर के थाने को घुमा के सरपंच को जाके मारूंगा, रास्ते में पकड़ लिया उधर। अब इस व्यक्ति ने ये किया तो शंका के तर्क में किया, साहब मेरे ऊपर लोग थूक रहे थे, मेरे ऊपर गांव के लोग थूक रहे थे मेरे ऊपर, सोशल रिस्पेक्ट हैं, सोशल रिस्पेक्ट, हाँ थूक रहे थे मेरे ऊपर लोग, क्या है ये, तो क्या है तू, ये तेरा खून है तेरा, ये मैं ऐसे मतलब। अब देखो उसका क्लाइमैक्स देखो आप, आई विजिटेड हाउस, मैं उसके गांव में, मैंने उसका गांव में गया। अच्छा, मैं बूंदी कलेक्टर था तो उसके गांव में गया। आपको याद थी वो घटना? बिल्कुल ये अच्छा, मैंने भैरू सिंह को फांसी लगी थी शायद 1985 के 85 नहीं, 85 नहीं, ये 95-96 की बात है, 95-96। हाँ। और आप बूंदी कलेक्टर थे 2007 में आपको 2007 था, तो मालूम था। अच्छा, वो कहानी आपको वहां तक तो ले गई। मैंने जब उसको गांव में पूछा तो गांव ने क्या कहा मालूम है, हाँ, तो बहुत अच्छा आदमी था साहब, क्या बात, बहुत बढ़िया आदमी था साहब, ओहो, किसी से चूं भी नहीं करता था बेचारा, किसी को पूछता नहीं था। आप बोलिए आप, अब उसने कहा कि कौन नहीं करेगा, कह रहा था तो अब उस व्यक्ति का करेक्टर मैं शब्द कह रहा हूँ, मर्डर तो किया उसने, और तो बाद में तो क्या बात फांसी पर चलते चलते कई बातें बोली उसने कि साहब वैसा है कि ये वो। अब चलते चलते उसने एक लाइन कही, उस व्यक्ति का मतलब वो सोच क्या था कि मेरे जेलर साहब को बोला बीड़ी पिला दो, हवलदार ने उसके में पहले बीड़ी अलाउ थी जेल में, फांसी के टाइम, हाँ फांसी से चढ़ते समय, तो मुंह में बीड़ी रखी, जलाई उसको, तो मैं पीछे चल रहा था तो उन्हें मुड़कर ऐसे देख लिया, घटना बहुत ऐसी है, देख लिया, देख करके ऐसे और थूक दी बीड़ी को। अच्छा, अब ये क्या किया, जेल तो पी ले, उसके सामने नहीं पीता, बाप के सामने बीड़ी नहीं पीता मैं इसके। फांसी चढ़ रहा है, वाह, फांसी चढ़ते हुए ये बोल रहा है, क्या मानोगे उस आदमी को आप? गजब सर, रोंगटे खड़े हो। मैं क्रिमिनल मानूं, ये क्रिमिनल था? मैंने कहा अरे ये तो मन में लेके चला जाएगा। मैंने दोनों जेलर साहब को कहा, जेलर साहब आपको सर, मैंने मन में, मैंने कहा अरे यार, मैं फांसी वाले के आगे चला, मैंने कहा इसको देखूं नहीं, पिला दो उसको, ना पियो साहब मैं। मतलब आप क्या कल्पना करोगे कि व्यक्ति कौन था, कैसे था, कहाँ गया, पता नहीं उसका रूह कहाँ होगी, पता नहीं। मुझे ये दुनिया के ऐसे घटनाएं याद आती है तो सोचता हूँ कि अरे हम कहाँ हैं, कौन है इस दुनिया में, छोटी सी ऐसी फांसी के समय की बड़ी ऐसी घटनाएं। और एक जो फांसी चढ़ने वाला आदमी का सोच का स्तर और उससे मिलने वाले का सोच के स्तर का एक दूसरा किस्सा बताता हूँ। हनुमानगढ़ का एक व्यक्ति था जिसको फांसी हुई। क्या नाम था सर?
नाम उसका शायद सूरजाराम था या जगदीश आराम था, ऐसा कुछ था, राम ही था। हनुमानगढ़ सूरतगढ़ के यहाँ से इधर कहीं रहने वाला। कौन से ईयर की बात होगी? बहुत वही ऐसे 90s की बात है, 90s की बात है। आप देखिए उस व्यक्ति से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले उसका भाई आए और उसके कागजों पर साइन करवा ले गया संपत्ति के। अच्छा। संपत्ति का। तो उसको हमने कहा कि तू आ जाना, कल इसकी डेड बॉडी इसको देखे तो हाँ ले आऊँगा, साइन करके गया। हाँ लेने आऊँगा साहब, मैं करूँगा इसका, इस प्रॉपर्टी में लूँगा। अकेला था, शादी नहीं हुई थी उसकी, तो लिख दी। उसका भाइयों का कोई झगड़ा, 3-4 भाई थे, उसके भाई का अपना नाम लिखवा लिया सब। वहाँ ज़मीन की बहुत बड़ी बात है वहाँ पर। तो उसने मुझे कहा कि साहब मुझे ऐसा कुछ कफन पहना दो कि मेरे को दे कि बिना कफन के आपकी लाश को दे देते हैं, हरिजनों को दे देते हैं, नगर पालिका वालों को जो बाहर फेंक देते हैं, कुत्तों को हिला देते हैं। मैं ऐसे नहीं होता, दाह संस्कार करते हैं, हिंदू सेवा मंडल में भेजते हैं हम लोग, माणक चौक पर है हमारे पास, भेजते हैं। तो बाकायदा लकड़ियों से दाह संस्कार करते हैं हमारे। ऐसी चिंता मत करो तुम, पर तुम्हारा तो भाई आएगा लेने के लिए। हाँ। अरे साहब क्या आएगा देखता हूँ मैं, नहीं लिख के क्या हो जाएगा, देख लो साहब, और नहीं आया तो क्या करोगे? तो तेरा दाह संस्कार करेंगे अच्छी तरह। पहले तो मेरा कपड़ा बनाओ, पूरा ऐसे लबादा बनाया उसका पूरा, तो कपड़ा बना दिया उसको। तो नहीं आया तो तुम्हारा दासन करेंगे अच्छी तरह। कितनी मन लकड़ी लगेगी साहब? पूरी मन लकड़ी लगाएंगे। बच्चे मन कौन देखेगा साहब कैसे लगाया? आप थोड़े देखोगे। आज तू जा रहा है, कल हम आएंगे, जैसा मेरा दाह संस्कार होगा तेरा भी होगा। तो उसे मुंह पर मेरे हाथ रख दे, ऐसा आपका दाह संस्कार कभी नहीं हो, ईश्वर करे, मर भी होगा भैया, ऐसे क्या सोच रहा है तू? तो कौन देखेगा? हम देखेंगे। अच्छा बिल्कुल। अब साहब वो दूसरे दिन हमने उसको, ये बीकानेर वाले होटल जो है पार्लियामेंट सारों को देखा, आए नहीं लेने के लिए, वो नहीं आया। हाँ हम बड़े परेशान, और लिख के गया कि हम आएंगे, नहीं आया। तो हमारे साहब जेलर साहब बेचारे सारे परेशान, सारे बड़े ढूंढ के परेशान हो गए। अब नहीं आया तो उसको करें कैसे? आखिर सब 10, 11, 12 बज गए। तो हमने कहा उसका दाह संस्कार करना है। तो हमारे जो जे थे उन्होंने कहा, सिपाही उन्होंने कहा कराते हैं, मगर नहीं। मैंने उसको ये कहा कि जैसे मेरा दाह संस्कार होगा वैसे ही तेरा होगा। कि मैंने कहा मेरा तो मैं देखूंगा नहीं, इसका देख लूं, पर मेरे को विश्वास है मेरा तो दाह संस्कार यहाँ होगा नहीं, जैसलमेर में होगा मेरा दाह संस्कार तो। पर उसको मैंने वादा किया मुझे करना पड़ेगा, मैं चलूँगा। एंड आई स्पेशली वेंट टू, मैं उसकी लाश को वहाँ लेकर के गए, मैं खुद गया आदर्श नगर शमशान में। अच्छा। उसका दाह संस्कार किया। जब तक पूरा दाह संस्कार नहीं हुआ तो हम वहीं खड़े रहे। और कौन था आपके साथ? किया कहीं मैं जाऊँगा तो मुझे कहीं मिलेगा तो मैं उसको कहूँगा भैया तेरा दाह संस्कार में करके आया, तेरा काम कर दिया मैंने। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा, ऐसे लोगों को देखा जो कि कश्मीर के जो लोग आए थे मेरे पास, उनको भी देखा मैंने जोधपुर जेल में। मुझे थ्रेट्स भी बहुत मिली। पंजाब के ब्लू स्टार वाले भी थे, मुझे बहुत थ्रेट्स मिली। मेरे पास कैटेगरी रही, एक्स्ट्रा कैटेगरी रही, वाई कैटेगरी, वो बहुत देखी मैंने वो सारा। और वही सारा काम मेरे को, जो मैंने वो काम किए थे, वो मैं जब IAS में आया तो एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मेरे को वो सारे एक्सपीरियंस बहुत काम आए। सर 2019 की रिपोर्ट है कि जयपुर जेल में, जयपुर सेंट्रल जेल में 28 लोग ऐसे हैं जिनको फांसी होनी है, लेकिन फांसी नहीं हो पाई है अभी। एक तो जल्लाद नहीं है सर, देश में एक ही जल्लाद परिवार है जो मेरठ से है या फिर एक बंगाल में है। तो क्या लग रहा है सर, मतलब क्या सोचते हैं आप इस पे कि आपने तो फांसी की इतनी मार्मिक कहानियां सुना दी हैं, उसके बाद तो लग रहा है कि किसी आदमी को फांसी होनी नहीं चाहिए। आपने जब वो फांसी करवाई थी तो वही जल्लाद थे जो मेरठ से आते हैं? कल्लू जल्लाद था। कल्लू जल्लाद, वो तो नहीं रहा। उनके बेटे जो हैं अभी, ये दूसरे लोग हैं, वो कल्लू मर गया, कल्लू नहीं। अच्छा, जो सर ये जल्लाद ट्रेडिशन है जल्लाद वाला, ये कैसे चलता है? ये जल्लाद वो मेरठ जेल ने उनको रिटर्नरशिप पर रखा हुआ था, वो उसका एम्प्लॉय नहीं था। अच्छा। वो रिटर्नरशिप पर था, उसको रिटर्न कर रखा था, सब जगह भेजते थे वो। एक ऐसा तिहाड़ जेल में भी था, राजस्थान में ऐसा कोई रिटर्नरशिप पर नहीं था कोई जल्लाद। पहले तो जेल के जो बहुत पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में तो जेल पर ही कोई मतलब मजबूत बुद्धि वाला व्यक्ति जो भी हवलदार होता है या कोई कर्मचारी होता था, वही उसको लीवर खींच लेता था। अब ये जो नहीं आया है कोई जल्लाद, तो उसकी व्यवस्था हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देश में और जगह भी हैं, बंगाल में भी हैं, ऐसे जल्लाद की अवेलेबल है जो
अरेंज कर रहे होंगे। आप इसके लिए निश्चिंत रहना चाहिए कि जल्लाद के बिना नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। और हमेशा इतने लोग वेट करते रहते होते हैं। हमारे टाइम वेट कर रहे होते थे लोग। वो वेट करने के पीछे कारण ये अंतिम नहीं है, ये जो 28 कह रहे हो ना, ये अंतिम पर नहीं है। केवल अंतिम पर नहीं है कि उसको अंतिम डेट तय होगी, नहीं हो पा रही है। डेट तय हो जाने के बाद नहीं हो पा रही है, ऐसे लोग मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोग होंगे। वे होंगे जिनका सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में उनकी जो मर्सी पिटिशन है वो राष्ट्रपति जी के पास होगी। वहाँ काफ़ी टाइम लगता है, वहाँ नीरखीर विवेक होता है, बहुत टाइम लगता है वहाँ पर। और वहाँ पर उनको सज़ा माफ़ भी हो जाती है, कम भी हो जाती है, और एक बार होने पर दोबारा भेज भी देते हैं। तो निर्णय जल्दी नहीं होता, इसमें काफ़ी समय निकलता है। और वो लोग अंदर बैठे होते हैं ना, वो भी चाहते हैं, उनको वकील कह रहे होते हैं ज़्यादा समय निकल जाए तो चिंता मत करना। इतना ज़्यादा समय निकलने के बाद उसको छूटने के ज़्यादा चांस रहते हैं। वो उनको कह चुके होते हैं कि समय लग गया तो उनको रिक्वेस्ट ये कर दी, साहब इतने समय से तो मैं अंदर बैठा हूँ, 8 साल से तो मैं भुगत ही रहा हूँ, साहब छोड़ ही दो मेरे को। ऐसा भी होता है कई बार, तो कन्वर्ट भी हो जाती है। तो राष्ट्रपति की तरफ से भी होती है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी होती है, होती रहती है। तो उस रूप में लोग ये वेट कर रहे होंगे, न कि अंतिम डेट तय हो जाने के बाद वेट कर रहे होंगे। मुझे लगता है वेट कर रहे होंगे, जैसे मेरा एक्सपीरियंस कहता है ये बात। सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस बताओ सर, किस जेल के साथ रहा आपका? बढ़िया से क्या तात्पर्य है? बढ़िया से तात्पर्य मतलब जहाँ आपके पास में करना था, सबसे ज़्यादा क्रिमिनल हो, जहाँ आपने सबसे ज़्यादा काम किया हो, इस तरह से बताइए। आपने तो जब ज़्यादा क्रिमिनल हो ये अलग बात है। मैं तो कह रहा हूँ ना, हर ऑफेंडर क्रिमिनल नहीं होता। मैं तो ये चलिए बताओ, सबसे ज़्यादा चैलेंज कहाँ थे आपके पास में? देखिए, 2 बातें हैं। जहाँ तक कि आपकी चैलेंजिंग जॉब का सवाल है, चैलेंजिंग तो जोधपुर था। जोधपुर चैलेंजिंग तो वो था क्योंकि वहाँ ब्लू स्टार के लोग भी थे, जहाँ पर ये पूरी कहानी बताओ सर। हाँ, मैं यही आना चाह रहा हूँ। वहाँ लोग थे, पर वे लोग मुझे क्रिमिनल रूप में नहीं थे। वो एक घटना थी, एक स्वर्ण मंदिर में घटना थी, उनको डिटेन किया गया था उनको। 1 मिनट रोकूंगा आपको, पूरा कॉन्टेक्स्ट बता दो। बिस्सा जी जिस घटना की बात कर रहे हैं, जब स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, तो जब सेना ने वहाँ पे एक्शन लिया था, तो जो लोग वहाँ मौजूद थे स्वर्ण मंदिर के अंदर अकाल तख्त के आसपास, उन लोगों को डिटेन किया था आर्मी ने, और उसके बाद उनको भेजा था जोधपुर सेंट्रल जेल। लगभग 300 से ज़्यादा लोग थे। और सर, जो आप ये कश्मीर वालों की बात कर रहे हैं, कश्मीर, वो दोनों एक साथ थे? ये नहीं, उनके बाद आए थे। उनके बाद छूटने के बाद उनको ओके, वो उनको छूटने के बाद आए थे। मैं 2 फर्क इसलिए कर रहा हूँ कि उनका जो, चूंकि वहाँ पकड़े गए थे, हो सकता है कुछ उन क्रिमिनल केस उनके पहले के हों, लेकिन वो नहीं थे। वो उनको सिक्योरिटी एक्ट में अंदर डिटेन किया गया था, तो उनको रखा जाना था वहाँ का। तो उनको वही बातें देनी थी जो कि पंजाब जेल मैनुअल में दी जाती है और राजस्थान जेल में लागू करते हुए दी जानी थी। तो वो सब व्यवस्था होती थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आदेश के अंतर्गत वो जेल के अंदर रह जाते थे। ठीक है। और ये जो कश्मीर वाले, ये कौन से? कश्मीर वालों को भी पब्लिक सिक्योरिटी सेफ्टी एक्ट कश्मीर के अंतर्गत जेल में रखा गया। डिटेंशन में थे वो भी। वो डिटेंशन में इसलिए थे कि उनके विरुद्ध जो भी मामले थे, उनकी गवाही देने कोई आता ही नहीं था। अच्छा। उनको सजाएं हो ही नहीं पाती थी। उनमें अपहरण के केस भी थे। उन्होंने बस से उतार करके, जो आपके ये जो कश्मीर वाली फिल्म बनी है, जो कश्मीर फाइल्स, हाँ, उसके अंदर जो घटनाएं हैं, वो घटनाएं घटित करने वाले भी सारे वो उसी के अंदर जोधपुर जेल में ही थे। नाम बताइए ना सर कुछ एक का। उस समय ये कहना, वो बिट्टा कराटे नाम का आदमी, वो जेल में था। वो ये घटना सही है। कश्मीर फाइल में जो है वो, हाँ, कश्मीर फाइल से नाम आया है उसका, नाम आया, देखा मैंने फिल्म देखी है, मैंने फिल्म देखी है, उसमें नाम आया है उसका। उसका नाम आया, बाकायदा नाम आया। आपका कैदी था जो कश्मीर फाइल वहीं पर था वो। तो ऐसे लोग हैं उसमें। तो जिन लोगों के फाइलों पर लिखा हुआ था इन्होंने इतने मर्डर की मर्डर केस बनी हुई है, तो वे लोग भी थे उसमें। वो कश्मीर के लोग थे। वो कश्मीर के लोगों में ऐसे लोग भी थे जो इसी मर्डर वगैरह कांड से नहीं, डिटेंशन थे, केवल पॉलिटिकल पर्सन थे, जो वहाँ पर इवन एजुकेशन मंत्री और जेल मंत्री रह चुके थे। ऐसे लोग भी थे। मंत्री, हाँ, मंत्री भी रह चुके थे, अपनी पीपल गवर्नमेंट मंत्री भी रह चुके थे, और वो भी जो डिटेंशन में थे। तो वहाँ पर क्रिमिनल जो क्राइम जिनके खिलाफ थे वो भी थे, और जो पॉलिटिकल कारणों से भी जेल में थे, ऐसे लोग भी थे। तो वो सारे लोग आपके कैदी थे जोधपुर सेंट्रल जेल में। और जब ये कश्मीर के लोग जब वहाँ पर आए थे, तो आप देखिए कि मैंने जेलर्स को संकल्प कराया था कि ये इनकी किसी भी वस्तु का उपयोग, इनके साथ में कुछ ऐसा विनम्रता का व्यवहार गौरव के बराबर होगा। संकल्प के साथ में आगे बढ़े थे। और उनके जो जेलों में होता है ना कि उनके साथ ये कुछ प्राप्त कर लेंगे, तो
तो उन्होंने कहा कि ये होली जलाएंगे तुम्हारे इसके सामान की, अब देखना तुम यहाँ पर, तुम क्या हमें मतलब एंटाइज करोगे, हम क्या करो, तुम करना वहाँ कोट भलवल जेल में, यहाँ नहीं कर सकोगे तुम। इस साथ के साथ चला था, इसीलिए जोधपुर जेल का नाम था कि जोधपुर जेल में भेज दो उनको। और मेरे दूसरे जेल सुप्रिटेंडेंट्स थे, मेरे से पहले थे, मेरे बाद में हुए, उन्होंने भी उसी विधा से काम किया, आज भी कर रहे हैं। आज भी जेल सुप्रिटेंडेंट्स जो हैं उसी तरह से काम कर रहे हैं। पर फिर मैं कह रहा हूँ, उनके कार्य का रिकग्निशन जो जिस लेवल पर होना चाहिए वो नहीं है, उस लेवल पर नहीं होता। उसका एक कारण ये भी है कि जेलें लोग देखते ही नहीं है। धमकियां मिली आतंकवादी संगठनों से? खास बात नहीं है, किसने वो मिलती रहती है, हर एक को मिलती है। वो तो विशेष बात नहीं है। और ये तो अभी कबरा तेरी झोंपड़ी गलगटियन के पास, अपना जो अगर ये कोई आपने जो नौकरी शुरू करी है उसके ये तो मिलनी है, और वो तो हमारे मेडल्स हैं। ऐसी ऐसी और धमकी न मिलना तो ये वो गड़बड़ होता है कि साहब ये क्या बात है कि उसके उनको नहीं मिले, मिल रही रहे, कोई बात नहीं। और जो करना है तो कर करा दो, और क्या फर्क पड़ता है। सरकार ने आपको फिर अगर को करना है तो कर करा दो भाई, ठीक है, होता रहेगा, और क्या बात है। हमारे सिस्टम से थोड़ी हम डेविएट होएंगे, हमें जो करना है हम करेंगे। इवन मैंने इस शब्द कहे थे एक व्यक्ति को तो, और उसको सौगंध दिला करके कि तेरी हिम्मत हो तो तू करके देख लेना, मैं तू जो करे सो करना, तेरे को इस बात की सौगंध है कि तू उसको करना। देखता हूँ तो करता नहीं करता। उसके बाद तो मैं कश्मीर घूम भी आया। ठीक है, ये मैं उसको ज़्यादा उजागर नहीं करूँगा बात को, और पूछा इसलिए बता रहा हूँ मेरे कि ये बहुत तो एकदम पर्सनल बात है। मैं आपको कोई पोज नहीं कर रहा हूँ, सटीक बात कह रहा हूँ, एकदम साफ बात कह रहा हूँ कि जो हुआ है जो ही कह रहा हूँ। और ऐसा मेरे साथ नहीं, औरों के साथ भी हुआ है। कई जेल ऑफिसर साथ हुए हैं, जेलर्स के मर्डर हुए, हमारे जेलर्स के मर्डर हो गए, बेचारों के घर जाकर मर्डर कर दिए, जेल में मर्डर हुए। जोधपुर सेंट्रल जेल में मर्डर हुआ था भरत भूषण, वो अलग तरह के बदमाशों ने किया था। उसमें कहना आना चाहिए कि हमारे कई लोग थे ऐसे जिन लोगों का भी कुछ कर्मचारी भी थे ऐसे, और कुछ छूटे हुए छूटे हुए लोग भी थे जिनकी उनसे पर्सनल जेल के कारणों से नहीं कि ऐसी अदावत उन्होंने पाल ली थी, वो मर्डर उन्होंने किया था। बहुत ही दुखद घटना थी। वेरी वेरी एफिशिएंट ऑफिसर, वेरी वेरी बोल्ड ऑफिसर, वेरी वेरी ह्यूमन लाइक ऑफिसर। फिल्मों में काम और नहीं, फिल्मों में काम किया, जेल में भी द बेस्ट ऑफिसर ऑफ दैट टाइम एक्चुअली। लेकिन सम कॉन्स्पिरेसी वाज देयर, अनफॉर्चुनेटली आई शुड नॉट रिवील दैट, अच्छा नहीं लगेगा। और जो भी लोग थे और उनको सजाएं दिलाने के लिए जिनको गवाही देनी चाहिए थी, पुलिस ऑफिसर्स भी थे, जेल ऑफिसर्स भी थे, उन्होंने उस तरह की गवाही नहीं दी जैसी गवाही देनी चाहिए थी। सजा तो हुई खैर उनको, सबको नहीं हुई, पर उस लेवल की गवाही नहीं हुई, सख्त गवाही नहीं हो पाई। एक हमारे दूसरे दर्द का एक पाराशर नाम के जेलर थे जिनका मर्डर घर जाकर के मर्डर किया था उस गैंग ने, भरतपुर में मर्डर हुआ था। एक हमारे और व्यक्ति था जिसका घटना हुई थी, गोठवाल के साथ ऐसी घटना हुई थी। एक आप देखिए ऐसी बहुत सारा हुआ है। एक तिवाड़ी जेल सुप्रिटेंडेंट थे लखनऊ में, जिनके जेल के गेट के ऊपर मर्डर हुआ था इस बात को लेकर के। अच्छा सर, जयपुर के बताओ, वहाँ आपने बहुत रिफॉर्म किए। मैंने ये सुना है कि राजस्थान की जेलों में रोटी बनाने की मशीन आप लेके आए थे। नहीं, मैं लेके क्या आया, मैं तो बनवाई वहाँ पर। अच्छा, वो बताइए ना सर। हमने बनवाई, कैदी से बनवाई। जयपुर जेल पर जब एक आटा गूंदने के लिए, आटा गूंदने मसाला पीसने को सजा के रूप में लिया जाता था, सजा के रूप में। अच्छा। आटा गूंदने में लगा दो, सजा मसाले में लगा दो, मिर्ची में लगा दो, ऐसा कहा जाता था। तो मैंने कहा ऐसा कुछ काम करो जिससे मतलब ये सजा के रूप में रहे नहीं। तो जेल में कोई मतलब जो कारीगर, जिसमें बड़े बड़े कारीगर आते हैं, कारीगर कह दिया था, सरदार था एक, उसको ये यरदा जेल में रहा हुआ था, उसको ये टेक्निक आती थी। तो हमने जो स्क्रैप जो था जेल का, जो एक बहुत बड़े भगोने होते हैं इतने बड़े ऊंचे, तो वो उसको दिया। उसने मैं बना दूंगा साहब, खुद नहीं, मेरे अंदर मशीन लगानी है, अभी देखो मैं आटा गूंद मशीन बना देता हूँ, आज चल रही है अभी। अच्छा, खरीद के नहीं लाए थे? आटा गूंदने की मशीन जेल के अंदर स्क्रैप से बनी है, आज भी चल रही है। 80 किलो की बोरी अंदर जाती है, 20-25 मिनट में आटा गूंद के बाहर आ जाता है। और मसाले पीसने का जो अपने जो मिक्सी होती है जैसी, एक
एक ड्रम को रख करके और ड्रम के अंदर मशीन लगा करके नीचे उसने मशीन बना दी। मेरे होने के बाद तो मशीनें सप्लाई हो गई अब, और जेल सुपरिटेंडेंट ने बहुत अच्छे बहुत काम कर दिया अब तो। आपने सर जैसे आपने कहा कि आप इस बात से इनकार नहीं करते कि आपने कैदियों को सज़ा नहीं दी, सज़ा दी है। बिल्कुल। कभी कोई बड़ा वीआईपी आदमी आपके हत्थे चढ़ा सर जेल में? जेल में जिन जो वीआईपी के शब्द का जो आप प्रयोग करते हैं, हमारे पास जब वो आता है, मैंने आपको बताया ना कि जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो अपनी इज्जत उसके हाथ में होती है तो स्वयं ही अपने पास ध्यान रखता है खुद का, ठीक है। उनको तो जैसे कहता है ना कि रे का रे गाड़, उनको रे का भी गाड़ होती है, उन समझता है। अरे बोलना भी उनको वो होता है, तो वो अपना खुद का अगर ध्यान रखते हैं तो उनको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, टू वेरी फ्रैंक, ठीक है। और अगर ऐसा करते हैं तो उनको सज़ा सबके सामने देनी पड़ती है ताकि लोग समझ सकें। मैंने बताया ना सब बराबर कि हाँ इनको भी, और मैं तो अक्सर ये ज़रूर करता था कि इनको भी, यानी भले आप उनको सज़ा फिजिकल ना दें लेकिन डांट की सज़ा जो दी जाती थी ना, तो आपने लगाई है कभी वीआईपी? वो भी बताइए ना सर, कौन कौन वीआईपी? नहीं, अच्छा, नाम नहीं बताएंगे? ये समुचित नहीं है बात। ये बात कहना वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर उचित प्रतीत नहीं होता। हाँ, ये किसी उसमें आता है, उन लोगों को नाम उजागर करना ठीक नहीं है। ठीक है, मैंने उन क्रिमिनल्स के नाम भी उजागर नहीं किए जिनके बारे में मैंने आपको कहा है, मैंने उनके किए जो दुनिया में नहीं रहे, उनको मैंने उजागर किया है। नहीं सर, ये बता दीजिए कि कौन कौन वीआईपी लोग आपके कैदी रहे, ये तो बता सकते हैं, तो ऑन रिकॉर्ड होता है वो VIP? तो सारे ही, वो अभी तो मंत्री हैं सारे, कोई पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हैं, कोई पंजाब में, कोई कश्मीर में, उसके राजस्थान में बताओ ना सर, राजस्थान के। अभी राजस्थान में तो ऐसे नहीं है कोई, राजस्थान में अभी ऐसे कोई नहीं है। कोई पॉलिटिशियन, कोई मिनिस्टर, एक दो दिन? पॉलिटिशियन तो जब इंदिरा गांधी को जब जेल में भेजा था तब मैं डिप्टी सुप्रिटेंडेंट था। सिर्फ इंदिरा गांधी जेल में गई थी, जयपुर सेंट्रल जेल पर। तो अभी जो सारे मंत्री, हरदेव जोशी जी जेल में थे उस समय, तो इस जेल में थे जब मैं यहाँ डिप्टी सुप्रिटेंडेंट था। तो सारे ही लोग 400-500 लोगों को जेल में डाल दिया गया था, तो वो तो डिटेंशन में डाला गया था, वो क्रिमिनल थोड़े थे। तो उनके ये जो मंत्री ये सब मुख्यमंत्री बन गए सारे, वो सब जेल में थे। उसमें भैरव सिंह जी भी जेल में आए थे उस समय, इमरजेंसी में। और कोटा जेल में महंगाई विरोध आंदोलन हुआ तो भैरव सिंह जी भी जेल में आए थे। जेल में बात हुई थी भैरव सिंह शेखावत से जब आए थे तब? नहीं, अच्छा। भाई उनका देखिए, उस समय उनको एक गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल क्लास भी दी जाती है, ठीक है ना, ओल्ड बी क्लास नाम से दे देते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं तो देते हैं। तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। वो तो उसमें आंदोलन के कारण से आते हैं, वो अलग बात होती है। मैं उनके बारे में कोई, हाँ उनमें क्रिमिनल केस में अगर आ जाता है, क्रिमिनल केस में आ जाता है तो उनके साथ में फिर उसी तरह से रखा जाता है जिस तरह से वो रखा जाता है, बात ज़रूर है। उसमें कोई होता है, लोग कहते हैं ना उनको विशेष ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट यही होता है कि जब आते हैं तो ऐसे लोग को हैबिचुअल नहीं होते, तो उनका हमेशा उनको मतलब तबीयत खराबी हो जाती है, वास्तव में होती है और बनावटी भी होती है। तो डॉक्टर उसको देखता है, कुछ समय के लिए डॉक्टर रख लेता है, उसके बाद में उनको सामान्य हालत में आ जाते हैं। उनको खुद तो समझ में आता है कि मुझे ज़्यादा लोग एक्सपोज नहीं होना है। किसी केस में आ भी गए, कोई क्रिमिनल केस में आ भी गए, तो अपने आप को नफा नुकसान समझते हैं वो, कि सबके सामने हमारी फजीती करना ठीक नहीं है। आपने सर जेल सेवा की बात की, तो जेल सेवा के अधिकारियों को, कर्मचारियों को जेल चलाने की ट्रेनिंग मिलती है कि जेल में कैसे बिहेवियर होना चाहिए, जेल कैसे चलती है। लेकिन सर राजस्थान में जो जेल का जो सर सुप्रीम बॉस होता है ना सर, वो IPS होता है, पुलिस का अधिकारी होता है। तो मतलब बहुत सारे स्टेट में ऐसा नहीं है, राजस्थान में ऐसा हो रहा है। आपने सर जेल रिफॉर्म पे बहुत काम किया, इस रूल पे सर क्या कहना है आपका? क्या ये सही है या फिर हम इसको बदल सकते हैं? अभी सर जो जेल के जो DG हैं, जो पूरे जेल के सुप्रीम बॉस हैं, वो IPS है, जेल सेवा के अधिकारी। आपने वो प्रश्न किया है जो प्रश्न जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ था फर्स्ट। हाँ, एक बात तो बता दूँ, राजस्थान में ही नहीं बल्कि सब जगह पर है। क्यों है सर बात वही? इसके लिए बता दूं मैं पहली बात आपको, जब पहली बार ऐसा हुआ था जयपुर में, तो उसके पीछे उस समय जेल के जो 2 सुप्रीम लोग थे, 2 जो IG पद के ऊपर जो दावेदार थे जो थे, उनमें कोई झगड़ा चल रहा था। उसमें कोई सीनियरिटी का, अच्छा, कि हु शुड बी द IG ऑफ द जेल। एक IG थे तो उनके खिलाफ किसी और ने कर दिया,
दूसरे थे तो उन्होंने कर दिया, तो ये मामला चल रहा था। तो उस मामले को सुलझाने के लिए उन्होंने एक डीजी कर्शनल वर्क नाम से एक ऑफिसर की पोस्टिंग की यहाँ पर, ठीक, और दुनिया में नहीं रहा वो, उनकी पोस्टिंग करी थी। उसके बाद में उन्होंने इस सारे सिस्टम को चैलेंज करने के लिए, चलो वो भी नहीं और वो भी नहीं, दोनों ही नहीं, दोनों के बजाय हम एक पुलिस के ऑफिसर को वहाँ पर, एक WGJ मुदलियार नाम के नाम थे, जिनको यहाँ पर आपके डीजी जेल के रूप में एस्टेब्लिश किया था। लेकिन फिर ये गवर्नमेंट की तरफ से ये पूरे सेंट्रल लेवल पर ये हो गया कि गवर्नमेंट से अच्छा लाइसेंस स्थापित कर लेने के लिए जेल के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी IG के रूप में या एडिशनल DG के रूप में रखा जाए, लेकिन गवर्नमेंट से, सेंटर से अच्छे लाइसेंस के लिए ये ज़रूरी है कि इंडियन सर्विसेज का व्यक्ति उसका इंचार्ज हो। इतने बड़े महकमे का इंचार्ज जो है ये स्टेट सर्विसेज के ऑफिसर्स के बजाय इंडियन सर्विसेज के ऑफिसर्स होने चाहिए। ये गवर्नमेंट ने इस तरह से एक विचारात्मक वो किया, और इसलिए देश के राजस्थान की बात नहीं है, सभी जगह पर पुलिस के जो DG रैंक के लोग हैं वो DG हैं वहाँ पर। सर एक और थोड़ा कॉमन सेंस वाली बात है जो मैंने नोटिस की है। मैं जेल में कभी किसी से मिलने गया तो जेल में जो मिलने का जो तरीका जो मैंने देखा सर, वहाँ पे जैसे गेट होता है और उसके बाद में फिर 20 फीट का एक गैलरी होती है, उसके बाद में फिर दूसरा गेट होता है। अब सर कैदियों को मिलाने का जो तरीका है कि वो पहले गेट से अंदर आएगा, पहले वो गेट खुलेगा, फिर वो गेट बंद होगा, फिर सर वो अगले गेट पे आएगा, फिर वो गेट खुलेगा, तो 2 गेट खुलते हैं सर, ठीक है। एक दिन में सर मान लीजिए 200 कैदियों से मिलने के लिए लोग आ रहे हैं, तो आप 200 कैदियों को बाहर भीतर करोगे, ठीक है। अब सर बात ये है कि एक आदमी तो लगातार सिर्फ ताला बंद कर रहा है, ताला खोल रहा है, ये 3 से 4 मिनट की प्रोसेसिंग। उससे विशेष बात नहीं है उसमें। जो हवलदार की ड्यूटी ये है, वो ये करता है, जो आदत में उसके ताला खोलने की बात है, ताला उसको खोला, उसको बंद किया, कुछ दिक्कत नहीं है इसके अंदर, करना पड़ता है। हाँ ये ज़रूर है, पहली बार जो आदमी जाता है ना, जो ताला बंद कर दो, और यार बंद कर दिया मेरे को, ऐसा लगता है, तो वो तभी अगर उसको खोल दिया और आदमी वहाँ से को क्या इधर आ गया, देन व्हाट। जेल का मतलब एक समय ऐसा होना चाहिए जिस समय बिल्कुल ओपन नहीं है, बंद है बिल्कुल। वो बंदगी तभी चलाएगी तब वो एक तरह से पूरा बंद रहे, थोरोफेयर नहीं हो सकता। थोरोफेयर अगर हो गया तो वो जेल नहीं रहती, जेल कंसेप्ट खत्म हो जाता है। सर ये लॉजिक अच्छा है, हाँ लॉजिक अच्छा लगा मुझे। तो इसीलिए मैंने विदेश की जेलें में, नेपाल की जेलें में देखी तो हाँ सर, इंग्लैंड की जेलों के बारे में बताइए ना, आप 1990 में गए थे इंग्लैंड विजिट करने। इंग्लैंड की जेलों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वगैरह बहुत है, उसके अंदर तो ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं जिसकी बात पूछो मत आप। अच्छा। वहाँ पर तो स्विमिंग पूल भी है जेल के अंदर, जेलों के अंदर। हाँ, उस वहाँ पर तो मतलब 20 डॉक्टर है, डेंटल डॉक्टर भी उसके उस समय 99 में गया तब भी वहाँ पर ये सारी व्यवस्थाएँ थी। वहाँ पर तो खाने की जो व्यवस्था है उसके अंदर जो शेफ जो लगे हुए हैं बाहर के लोग खाना बनाते हैं उसमें, जो आपके क्या जी बड़े होटलों में खाना बनता है, जिस तरह से उनको खाना परोसा जाता है, मेनू वहाँ पर फिक्स किया जाता है, आज का ये मेनू दिया जाएगा उसको, वो इस तरह का सिस्टम है वहाँ पर। क्या होता है, यहाँ पर सेल में रखना सजा के रूप में होता है, वहाँ पर किसी को इकट्ठा जब रखा जाता है तो सोचता है कि मेरी प्राइवेसी भंग हो गई। यहाँ इकट्ठा रखा जाना अच्छा माना जाता है, हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि बैरक में रखा 10-20 लोगों को। बैरक नहीं होती सर? वहाँ बैरक हैं पर ऐसी बैरक नहीं, सेल ज़्यादा है, वो जो सेल में रहना पसंद करता है, प्राइवेसी, एक या दो ऐसे रखे जाते हैं। यहाँ पर सेल में रखना सजा है, सजा के रूप में सेल है यहाँ पर, और वहाँ पर सेल ही बने हुए हैं सारे, उसमें रखे जाते हैं उनको। सजा मानते ही नहीं अपने आप को, वो अगर इकट्ठे रख दें एक उसमें हॉल में तो सजा तो सोचते हैं अरे ये क्या, हमारी प्राइवेसी क्या है। मतलब आप उनसे तुलना नहीं कर सकते, जिसको कुछ अच्छा ही कह सकते हैं। कुछ जेल के नाम पर जेल कुछ नहीं रहती एक्चुअली, वो सच बात तो ये है, वो अपना सेपरेशन है एक तरह से, समाज से अलग रखा गया है, इतना सा है वहाँ, बाकी कुछ ऐसा नहीं लगता। हाँ वहाँ पर तो प्राइवेटाइज जेल भी है, जेल को दे दिया गया किसी को, जो कानून सब बाहर से वो आता है, सब प्राइवेटाइज जेल भी सिस्टम शुरू हो गया था वहाँ। अच्छा। वो वाला अलग सिस्टम ही अलग है वहाँ का। आपको लगता है कि ब्रिटेन के जो रूल रेगुलेशन है वो ज़्यादा नो हमारी जेल ज़्यादा अच्छी नहीं निभा सकते। हमारे यहाँ सिस्टम जो है काफ़ी ठीक है, मुकम्मल है, और उनकी जेलों को हम यहाँ कॉपी करें
आवश्यक। हाँ, उनका जो आधुनिक सिस्टम जो है कैदियों के प्रति नहीं बल्कि जेल की व्यवस्था के प्रति जो सिस्टम है, सिक्योरिटी का जो सिस्टम है, उसको हम फॉलो कर सकते हैं, जो किया भी जा रहा है। यहाँ पर कंसिडर ये कैमराज वगैरह लगे हुए हैं, जो इनविजिबल वाल लगी हुई है, वाल के पास जाते करंट आ जाए, ऐसा बहुत सारी बातें हैं, उनको लिया जा रहा है, लिया गया है और लिया जाना चाहिए, तो लिया जाना है। बाकी जो अंदर का सिस्टम जो है वो हमारे यहाँ जो हमारे सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुसार है और सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुसार ही होना चाहिए। अंदर मंदिर भी है हमारे यहाँ, मस्जिद भी है, अंदर सब कुछ है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग है, जेल में कास्ट सिस्टम कैसे काम करता है? मैंने सुना है जेल रेप्लिका है समाज का, समाज का रेप्लिका है जी। पूरे समाज को एक जगह देखना है तो जेल जाकर देख लो, समाज कैसा है, जेल वैसा है। एक साथ के लोग होते हैं, वो साथ में रहते हैं, लेकिन ये बात बता दूं आपको कि जाति के कारण से नीचा दिखाने की बात जो है ये कोई जमाने में होती थी। आज की तारीख में सबको मालूम है कि जाति से नीचा दिखाने की कोशिश की तो सज़ा बढ़ जाएगी उसकी। ओके, समझो आप, बहुत फर्क पड़ जाता है इसका। सज़ा बढ़ जाएगी और सज़ा बढ़ने पर जेल का रेमिशन बंद हो जाएगा। तीसरी बात कि वो जो काम है, आप जिसलिए पूछ रहे हैं कि जो लोग ऐसे आते हैं जिनको कैसा काम करवाया जाता है, अगर वॉलंटरीली करना चाहें, ये सफाई का काम है, अगर वॉलंटरीली करना चाहें तो ठीक है, और नहीं तो उनको नहीं कहा जा सकता कि नहीं आप ये काम करो ही करो, क्योंकि वो करने में उनको सजा में छूट ज़्यादा मिलती है। नहीं सर, और बाकी जो ऊंची जाति नीचे जाति के लोग हैं वो ऐसा ज़्यादा उसको दिखाने की बात नहीं होती, तो साथ बैठ के खाना खाते रहते हैं। मैंने सर एक कैदी से बात की जो जेल में सज़ा काट के आया है, उसने मुझे बहुत प्रैक्टिकली बताया कि जितना समाज में जातिवाद है उतना ही जेल के अंदर है। ये सच है कि हरिजन जाति के लोग वहाँ पे झाड़ू गैंग में शामिल होते हैं। एक झाड़ू गैंग होती है जो झाड़ू निकालने का काम करते हैं। कोई मार्शल कम्युनिटी का आदमी है तो वो नंबरदारी करता है। रसोई का काम ब्राह्मण जाति के या फिर उसके इर्द गिर्द। नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है, ये बात बिल्कुल नहीं है कि उस जाति की मार्शल जाति का तो वो करे, ब्राह्मण जाति का वो करे, ये बात तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा। हाँ, तीसरी वाली बात जो आपने कही है, सच है कि जो स्कैवेंजर्स गैंग वहाँ पर होती है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ही बहुत किए हैं कि उन्हीं से क्यों करवाया जाए, औरों से भी करवाया जाए। तो औरों से करवाया जाए की बात में ये नहीं है कि उसमें जो लोग जो आते हैं, चूँकि बाहर जो वो काम करते हुए आते हैं तो अंदर भी वो वही काम कर लेते हैं। कारण ये है उसके पीछे कि उसमें उनको सजा में छूट ज़्यादा मिलती है। तो लेते हैं ज़्यादा छूट, 2 दिन ज़्यादा मिलते हैं उनको उस बात के कि उसके गैंग में काम करते हैं। और रसोई में काम करने के लिए टर्न है, टर्न में दिया जाता है। ये आज इस बाड़े का नंबर आएगा तो सारे लोग जाकर वहाँ काम करते हैं। और वहाँ पर अगर कोई दूसरी जाति कम जाति काम करता है तो लोग ही नहीं कर सकता इसका खाना मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। बता दूँ मैं आपको, हर जाति का व्यक्ति वहाँ काम कर रहा है, ठीक है। और भले वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे कुछ भी है, भले वो हरिजन जाति का भी काम कर रहा है तो कर रहा है, पर वो कहता है कि मेरा ये जरूर काम कर रहा हूँ, मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे सजा में छूट ज़्यादा मिले। एक और अंडर ट्रायल के रूप में जाता है। वार्ड की सफाई सभी करते हैं, जेल के अंदर सिस्टम है, सभी करते हैं, साफ सफाई सब करते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सब कर। हाँ, जितनी बातें समाज में होती है, अब समाज में उतनी ज़्यादा नहीं रह गई है जी, तो उतनी ज़्यादा बात होती है। आज से 20 साल पहले जो वहाँ होती थी समाज में कम हुई है, वहाँ भी कम हुई है। बात लोगों का विचार बदले है ना, तो वही वहाँ पर बढ़ जाती है, सब जगह होती है बात तो। पर ये उसके हाथ का नहीं खाने का बात इस कारण से ऊंच नीच होती है, ये बिल्कुल नहीं होती है, न पहले होती देखी है न आज होती है। 20 साल पहले भी नहीं होती, आज भी नहीं होती, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, मैं कह सकता हूँ आपको। ठीक है। आपका कोई कैदी फरार हुआ है सर कभी? देखिए, ये इतने वर्ष की सेवा में भी ये ईश्वर की परम कृपा रही कि मेरी जेल से कोई फरार नहीं हुआ। ओपन जेल से फरार हुआ, ओपन जेल से फरार हुआ, उसका मौत दर्ज करवाया गया। एक बार नहीं, 2-3 बार ऐसा भी हुआ। और जेल से बाहर काम करता हुआ, बाहर काम करने में जो एलिजिबल होते हैं, जो लोग जिनको कम सजा होती है, वो जेल के बाहर परिसर में काम करते हैं, वहाँ से फरार हुआ और पकड़ लिया गया।
पर जेल की दीवार फांद के या जेल के गेट से मेरे इतने वर्षों के शासनकाल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ। ईश्वर की परम कृपा रही। हर व्यक्ति के, हर ड्राइवर के जीवन में कभी एक्सीडेंट हो जाता है, हर जेल ऑफिसर के जीवन में ऐसा हो जाता है, पर मुझ में परम कृपा रही कि मेरे जेल में ऐसा कभी नहीं हुआ। कम से कम आत्महत्या हुई लेकिन मर्डर नहीं हुआ। और आत्महत्या एक बार ऐसी आत्महत्या हुई, एक व्यक्ति ने अपना खुद का ये ब्लेड से अपने गले को ये काटा ऐसे, और वो गिर पड़ा वहाँ। तो उसको फिर बात चिट्ठी, उसकी चिट्ठी मिली जिससे मालूम पड़ा कि वह एक दिन पहले उसकी मुलाकात करने के लिए लोग आए थे, और मुलाकात करने के लिए किसी ने, उसको घर वाले आए थे, उन्होंने इसका ज़्यादा उसको जलील किया था कि तूने अंदर आकर के तेरी जो बड़ी 2-3 बहनें हैं उनका अब क्या होगा, तूने करके हमारे पूरे शासन डुबो दिया, तो छूट के भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तूने ऐसा काम किया है। तो घर वाले लोग ही उसको बहुत प्रताड़ित करके गए थे। तो उसने कहा मैं जेल से बाहर जाने का भी क्या है, छूट के जाने का। वो चिट्ठी मिली उसकी उसके अंदर। तो घर के लोगों ने जो प्रताड़ित किया इस कारण से उसने मर्डर अपना कर दिया। एक बार एक व्यक्ति ने अपना कोशिश की ऐसे करने की, तो मैं जोधपुर जेल की बात है, मैं उसको जिप्सी में डाल करके मेरे जेलर साहब के साथ में खुद ही लेकर के गया। पुलिस गार्ड को भी इंतजार नहीं किया, जेल के सिपाही को बैठा करके लेकर गया, और वहाँ पर जो सर्जन था उसने उसको टाँके लगाए और मैंने उसको अपना ब्लड दिया। आपने खुद ने कैदी को ब्लड दिया? मैंने खुद ब्लड दिया उसको, खुद के कैदी को। अच्छा सर, फरारी का तो मैं इसलिए पूछा आपसे कि जेल की जो फरारी की कहानियाँ हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक बार मैं अखबार में आई हुई है, यूपी की कोई जेल थी सर, तो वहाँ पे क्या जेल में रामलीला का आयोजन हुआ और जेलर साहब गेस्ट बन के रामलीला देख रहे थे। अब कैदियों को सारा एक्ट दिया गया था कि ये एक्ट प्ले करना है। तो हुआ क्या सर कि जो वानर सेना में जो कैदी थे उनको कहा गया कि सीता माता को ढूंढ के लाना है, तो बाहर सीता माता को ढूंढने गए तो सीता माता भी नहीं मिली और वो कैदी भी ये तो बनाया हुआ किस्सा है, ऐसा अच्छा। कुछ नहीं है ऐसा। हाँ। इसको तो मतलब चटकारे तू बनाने के लिए ऐसा बनाया गया है। वैसे ऐसे कैदी फरार हुए हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन अब राजस्थान के अंदर बता दूं मैं आपको, आप जो नहर बनी है ना, राजस्थान नहर, जो इंदिरा का नहर बना है, जी जी, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि वो नहर जब पहले खुद रही थी तो राजस्थान के गंगानगर जेल के कैदियों ने ही शुरुआत करी थी जेल को नहर खोदने की। दिन भर जाकर के नहर खोदते थे, शाम को वो जेल में आ जाते थे। एक बार यहाँ पर पूरे हरिजनों की हड़ताल हुई थी जयपुर शहर में, और पूरा कचरा हो गया था यहाँ पर। ये भी 70s की बात है, लेट की। अच्छा। 77, 78, 79 की बात है। यहाँ पर पूरा सर सड़ रहा था। तो हमारे एक जेलर हुआ करते थे उसमें, शर्मा जी, जिन्होंने जेल से रोज बस भर कर के कैदियों की जाती थी और जोरी बाजार चौड़ा रास्ता वहाँ सफाई करके आती थी, शाम को जेल पर आती थी। वाह। ये जयपुर जेल का मामला है, जब मैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट था, नया आया था उस समय। अच्छा, आप यहाँ थे उस टाइम? यस, ये जेल के कैदी जाकर करते थे। और जयपुर जेल के कैदी यहाँ पर विपश्यना करने के लिए 10 दिन के लिए वहाँ गए थे, विपश्यना ध्यान साधना करके आए थे और वापस वहीं पर आते। रोज़ वहाँ जाते थे, विपश्यना करते थे, रात को फिर यहाँ पर आ जाते थे। और ऐसा भी हुआ कि 10 दिन तक वहीं विपश्यना करने गए थे कलता में, पर कोई भागा नहीं था। ये खबरें तो सर देखने को मिलती है ना कि जेल के भीतर से किसी को धमकी दे दी, जेल के अंदर मोबाइल, जेल के अंदर नशे का सामान, ये तो राजस्थान में आम बात हो चली है। हाँ। सर कैसे होता है सर ये होता है जो अभी कौन शामिल होता है सर? जयपुर जेल में तो आसपास पीछे जो मकान बने उसके अंदर ही लोग फेंक देते हैं। अच्छा। और कई जेलों के अंदर आसपास ही मकान बने हुए हैं, ऊपर से फेंक देते हैं, वो अंदर जाके जो पकड़ते हैं वहाँ पकड़े जाते हैं, फेंक देते हैं। और जेल के अंदर से जो आप यहाँ से कोई जाता, कोई किसी के छुपा कर लेके जाता है, पकड़ते हैं उसको। अपराध बाहर जेल से बाहर होते हैं ना, समाज में अपराध होते हैं, तो पुलिस का काम क्या है? पकड़ना। जेल में ऐसे लोग आते हैं तो लेकर के आते हैं, उसको पकड़े जाते हैं। बाय दी वे जेल के गेट के ऊपर जो तलाशी लेने वाले व्यक्ति था सख्त नहीं है, अंदर चला जाता है तो अंदर तलाशी होती है, फिर पकड़े जाते हैं। तो ये सर आपकी जेल सर्विस की जर्नी थी। उसके बाद में आप आईएएस में प्रमोट हुए जेल सर्विस के बाद में, और हिंदुस्तान की पहली ऐसी शख्सियत हैं जो जेल सेवा से आईएएस में प्रमोट हुए। आपको राष्ट्रपति मेडल मिला जेल रिफॉर्म के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में
आपका जो एक बड़ा चर्चित मामला रहा है या फिर जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, गुर्जर आरक्षण आंदोलन। गुर्जर आंदोलन में चर्चा में रहे वो एक अलग बात है। उसमें तो इसलिए कि वहाँ जो हमने एक्शन लिया, वो एक्शन लेने के बाद में हमने उसको समेटने का जो कार्य किया वो बहुत उसके लिए हमें कहा गया तो अच्छा ये जो लाइन पर लिया आपने जल्दी से और तो ठीक हुआ, इस बात के लिए रहा। दूसरी बात ये है कि ये जो आपके इसमें आने के बाद में जो चर्चा में रहे, तो ये किसी के भी जीवन में ऐसी घटना हो सकती है, दूसरे हमारे कलेक्टर जीवन में ऐसी घटना हुई है और ये जब आंदोलन होते हैं तो ऐसा हो जाता है। और भी जगह पर हुई ऐसी घटनाएं और करनी पड़ती है, लेकिन उसके अंदर बात इतनी सी है कि ऐसे समय पर एक दोहा है कि जैसे कठिन पड़े जद काम हाम पकड़ गाढ़ो रहे। कठिन पड़े जद काम, काम ऐसे ना तो हाम पकड़े गाढ़ा रहे ना उस समय तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो उस समय जिम्मेदारी से बचने के बजाय खुद के ऊपर ले लेना। मुझे जब ऐसी बात हुई और जब मेरे शांति समिति की मीटिंग हुई तो वो बहुत ह्यू एंड क्राई मचा, गवर्नमेंट ने भी बहुत तरह बचाई। मैंने एक ही लाइन कही कि मैं जिम्मेदार हूँ और कोई जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, ये मैंने किया है, मैं जिम्मेदार हूँ, जो होना होगा जो मेरे साथ होगा। मैं ये करने से काफ़ी कुछ शांति हुई। उसके बाद में हमारे जो ऑफिसर्स बहुत मजबूत थे, बहुत अच्छे ऑफिसर्स थे, पुलिस वाले भी सारे, तो उसको हमने बाद में उसको डेड बॉडीज़ का जो निस्तारण था वगैरह था वो समय पर और बहुत आसानी से जल्दी से किया, तब उसको ना ठीक से उसको वापस लाइन पर लेकर के आ गए, तो उसमें एक अच्छा काम हो गया, ऐसा माना गया। सब सरकार ने भी उस बात को माना और जो मेरे जांच आयोग बैठे उसने बात, ये एक अलग बात थी। दूसरी बात जो उसमें जो कार्य जो मैंने किया, सेटिस्फेक्शन जो मुझे था उसमें एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर काम करने का, वो था मैंने जो नया सिस्टम शुरू किया था लोगों की सुनवाई का। हाँ, वो सिस्टम जो था मुझे उसमें आने का, मुझे इस सेवा में आने का जो मुझे सेटिस्फेक्शन है मेरा, वो एक समस्या समाधान छपरी नाम से मैंने जो काम शुरू किया था। छपरी समस्या समाधान छपरी, बाहर झोंपड़ी बना करके और मैं उनको लोगों की सुनवाई करता था। हाँ। एग्जैक्ट 11 बजे, जैसे 11 बजते थे, हाँ। मैं वहाँ जाकर बैठता था। एक तरफ बिजली वाला, पानी वाला और एक पुलिस के ऑफिसर एक तरफ बैठते थे, जो जिनका होता था हमारे तहसीलदार और मेरा एक व्यक्ति बैठता था, जो अपने लिख कर के ले आओ दरखास्तें और वहीं पर निपटारा उसका किया जाए और उसी पर उनको कंप्यूटराइज करके उसको रसीद दे देते थे कि तो ले जा, तेरा काम अगर हो जाए तो ठीक है, और उनको लेटर भेज देते थे। और उसके बाद वापस सुनवाई के लिए जिनका नहीं होता था उस बृहस्पतिवार को वापस उनको बुलाते थे हम हर सप्ताह। ये सुनवाई रोज़ होती थी। मैं नहीं होता तो वहाँ पर वो कुर्सी खा लेते थे, बॉक्स लगा रहता था, उसमें डाल के जाते थे। तो ये हमें छपरी में कुछ भी कहना को होता ये है, कलेक्टर तो मिलते ही नहीं है, तो हम बाहर ही बैठे हैं, आ जाओ मिल लो। कई लोगों ने इसको बुरा भी कहा कि ये कोई कलेक्टर का काम है क्या? नहीं, कलेक्टर काम नहीं है। प्रश्न ये है कि आप एक्सेसिबल होना चाहिए। तिरुकुरल लिखा है, तिरुवल्लुवर जी ने तमिल ग्रंथ लिखा है। हाँ। उसमें प्रशासन की जिम्मेदारी, प्रशासन की विशेषता, सबसे बड़ी बात ये बताई है कि प्रशासन को एक्सेसिबल होना चाहिए, व्यक्ति के लिए हर समय मौजूद मिलना चाहिए आपको। तो एक बात तो ये थी कि मैं मौजूद हूँ, अब मैं से घबराने की बात नहीं, तुम्हारा काम नहीं हो सका, अगर मैं नहीं कर सका तो तुम्हारा काम हो नहीं सकता, ये नियम बदलेगा तब होगा। इस कहने की आपको सामर्थ्य होनी चाहिए, भाई ये काम तुम्हारा नहीं हो सकता। हाँ। मैं नहीं कर सकता और भी नहीं कर सकता, सरकार नहीं बदलेगी तब होगा, ये काम हो सकता है। हाँ, कोर्ट में मेरे काम चल रहा है, वो आप यहाँ पेश नहीं करोगे, ये उनको मैं कहता था। तो उससे मुझे फ़ायदा ये होता था कि पूरे जिले की सारी घटनाएं जो लोग आते थे वो मुझे कह देते थे, तुम्हारे यहाँ स्कूल कैसे चल रही है, नरेगा कैसे चल रहा है, बिजली आती है नहीं आती है, तुम्हारे हॉस्पिटल के अंदर जो नर्स आती नहीं आती है। मैं सारी बातें उसको पूछता था, उस गांव की, वो गांव की सारी बातें मुझे बताता था, उसको नोट कर लेते थे, रात्रि चौपाल उसको हम कंफर्म करते थे। हाँ। तो मुझे फर्स्ट हैंड सूचना पूरे जिले की रोज मिलती थी उन लोगों के आने से, ये मुझे फ़ायदा होता था। ये मैंने सब जगह शुरू किया। जैसे लोगों ने छपरी वाले बाबा नाम से, छपरी वाले बाबा एक जगह ऐसी थी मैं जहाँ पर हमारे कुछ जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की, इसकी शिकायत की कि कलेक्टर साहब को बाहर बैठना बंद कराओ। क्यों? कारण क्या है कि साहब इलेक्शन आने वाले हैं, तो साहब हम तो साहब लोगों को कलेक्टर साहब को मिलाने लाते हैं,
5 10 सरपंच को इकट्ठा कर, चलो कलेक्टर साहब मिला के लाता हूँ, और ये बाहर ही मिल जाते। और लो, ये क्या, हमारी किरकिरी हो जाती है। हमारे कलेक्टर से मिलाना इतना कठिन होता था कि हम उनको कह के लाते, चलो कलेक्टर से मिला के लाता हूँ। जब झुंडू को ले आते थे हम तो, और कलेक्टर को मिलाते थे, यही हमारी नेतागिरी चलती थी। और देखो तो बाहर ही मिल जाते हैं, ये क्या कलेक्टर हुए यार, इसको हटाओ इनके यहाँ से। उन्होंने सीएम साहब को शिकायत करी, और सीएम साहब ने मुझे हंसते हुए खास तौर से कहा कि इनको लोग कहने से कहीं वो बंद मत कर देना। मैंने कहा बंद नहीं करूंगा साहब, निश्चिंत रहो। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं, गहलोत साहब थे उस समय। अच्छा। उन्होंने फिर हमारे प्रभारी मंत्री थे, मदरेना साहब थे उस समय, उनको भेजा वहाँ कि जाओ, और वो आकर के मेरे पास बैठे, वो रहे नहीं दुनिया में, वो मेरे पास बैठे ये दिखाने के लिए सबको कि कलेक्टर साहब जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। सर, कलेक्टर को ग्रामीण जनता के बीच में क्या बहुत बड़ी चीज़ बना देते हैं। वो कोई आता है कि ये तो कलेक्टर साहब करेंगे, मैं बोलता हूँ, ये तो कलेक्टर का काम है, ये तो कलेक्टर ने कर दिया। तो कलेक्टर नाम की जो एक ऐसे हायरार्की बना दी है, इसको आम जनता के लिए खोलना जरूरी है। मैं तो घूमता ही रहता था। और दूसरा बात और थी उसके अंदर कि जो लोग कहते हैं ना ज्ञापन देने आए जुलूस पूरा, हाँ, कलेक्टर बाहर आओ, कलेक्टर बाहर आओ, बाहर ही बैठे हैं, बाहर ही बैठे हैं। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं। अच्छी बात तो ये है सर कि आप अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी इस उम्र में भी लगातार सक्रिय हैं। अभी भी आप OTS में क्लास लेते हैं, नए अधिकारियों को आप पढ़ाते हो, तो ये बहुत तब हो पाता है जब ये ऐसा है कि जो कुछ पाया है वो ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों को बता देते हैं, जो सीख सके जो सीख लें वो कर देते हैं। अभी 14-15 साल से मैं वहाँ पर ये मेरी क्लास लेता हूँ, बताता हूँ उनको, जो सीख सके जो सीख लें, ठीक बात है। आपका काम करने का जुनून है, इसलिए आप है ना सर खुद की कार खुद ड्राइव करके लाए हैं, वरना आपकी एज में ऐसा है, एज तो एक नंबर है। दिस कीप योर करंट्स मूविंग, कीप योर फिजिकल करंट्स मूविंग, कीप योर मेंटल करंट्स मूविंग। आप कुछ करते रहोगे तो मेंटल करंट्स जो है ना मूविंग रहता है। ये जो न्यूरॉन्स है ना, नए बनते टूटते पड़ते रहते हैं, नया सीखते रहते हो तो होते हैं। मैं संस्कृत में मैं अभी कर रहा हूँ। अब कर रहे हो? हाँ, गजब। फर्स्ट पार्ट करी, सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। मैं अलग से तमिल सीख रहा हूँ। अच्छा, तमिल आती है आपको? अब सीखना शुरू किया है अभी, नई भाषा सीख रहा हूँ। इसके बाद मैं राजस्थानी में मैं करूँगा, संस्कृत के बाद और जिंदा रहा तो फिर LLM करूँगा। LLM जो आधे छूटे हुए हैं सारे मुझे करने हैं। जितना जीवन है तब तक आई वॉन्ट टू कीप। और क्या क्या बाकी है सर करना, अभी जो इच्छा बाकी है जीवन में कि ये तो करना चाहिए था, नहीं कर पाए? ये कार्य तो करने ही है, एजुकेशन के कार्य तो करने ही हैं। उसके साथ में जिन सेवा बस्ती में कार्य करता हूँ, सेवा बस्ती में कार्य करूँगा। जिस संगठनों से मैं संबंधित हूँ उसमें सेवा बस्ती का संगठन होता है, तो मैं उन्हें कार्य करूँगा उनमें। जो मुझे कार्य सौंपा जाएगा जो कार्य करूँगा। लेकिन जब तक हाथ पैर चलते रहेंगे तब तक करता रहूँगा, और जब तक नहीं चलेंगे, केवल मुंह चलेगा तो मुंह से करता रहूँगा। और ईश्वर मैं चाहता हूँ कि मैं चलते चलते जाऊँ, जब जाऊँ तो गमे हस्ती का असद जुज मर्ग क्या इलाज। वाह। गमे हस्ती में जो कठिनाइयाँ आती है, जुज मर्ग मृत्यु तक क्या इलाज। शम्मा रंग में जलती है शहर होने तक, सुबह तक तो जलना है। क्या बात है, सुबह तो देखा जाएगा क्या हो जाएगा। और जिसको उसने दिया है होता तो कोई छीन नहीं सकता, ज़्यादा कोई दे नहीं सकता, देना जो दे देगा, उसमें परम कृपा रहेगी उसकी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके। आपने मुझे इतनी देर सुना और सहन कर लिया मुझे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, नमस्कार। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह के बेहतरीन पॉडकास्ट के लिए जुड़े रहिए क्रॉस चैट के साथ। थैंक यू वेरी मच।